जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एक बड़ी मुस्कान और दिल में ढेर सारी खुशी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए शो में, जिसका नाम है द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। 14 साल बाद टीवी पर वापसी करने की खुशी में बयान नहीं कर सकता। बस इतना कहूंगा कि बहुत मजा आने वाला है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस शो के नाम के पीछे कुछ भी हो सकता है क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये शो आशाओं का प्रतीक है, करुणा की परिभाषा है और अच्छाई व सच्चाई की विचारधारा पर आधारित है। यहां आने वाली हर दिग्गज हस्ती दरअसल मेरे गेस्ट नहीं, मेरे दोस्त हैं। वो दोस्त हैं जिनके साथ मैंने अपने करियर के 30 साल गुजारे हैं। उनसे जो बातें होंगी वो गॉसिप नहीं, स्क्रिप्टेड या सुपरफिशियल नहीं होंगी। यहां कही गई हर एक बात उनके दिल से निकलेगी और आपके दिलों को छुएगी। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जी हां, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर धोती पहन एक साधारण वकील महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें आजादी दिला सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। रोज 10 किलोमीटर पैदल चलकर शिक्षा पाने वाला एक गरीब लड़का लाल बहादुर शास्त्री अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक छोटे से शहर के मामूली क्लर्क का बेटा अनुपम खेर सिनेमा जगत में एक नाम बना सकता है, तो वाकई ही कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, हम सपनों की दुनिया में जीते हैं। हर कोई आशा करता है कि उसका जीवन सफल हो और वो उन ऊंचाइयों को छुए जिसकी वो कल्पना करता है। और मैं कुछ अलग नहीं हूं। मेरा सपना था कि मैं एक अभिनेता बनूं और उस सपने की शुरुआत इसी रंगमंच से हुई। इसीलिए आज इस शो के द्वारा मैं रंगमंच की कलाभूमि को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सपने पूरे होते हैं दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है कि अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाग जाओ। कहते हैं ड्रीम्स आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डिजायर्स। मतलब सपने आपकी इच्छाओं का एक अक्स है, लेकिन आंख खुलते ही आपके सामने वो शक्ति आ जाती है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। और ये शक्ति ऊपर वाले ने सबको बराबर दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुट्ठी भर लोग ही इस बात को समझ पाते हैं और बाकी निराशाजनक जिंदगी बिताते हैं। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों का लाइफ में नजरिया बहुत निराशावादी यानी पेसिमिस्टिक हो गया है। धीरे धीरे हमें अच्छाइयां दिखने बंद हो जाती हैं। हम हर चीज में बुराई ढूंढते हैं। एक खूबसूरत सफेद दीवार पर अगर कोने में काला दाग हो तो हमें वो दाग दिखेगा, सफेद रंग नहीं। याद रखिए कि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, लेकिन एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। और फिर है ना हमारी फिलॉसफी, लाइफ में दोस्तों, आज जो हस्ती यहां आई है वो एक मिसाल है कामयाबी की। उनकी उपलब्धियां देश विदेश में सबके लिए एक अनमोल प्रेरणा है। अपने हर सपने को सच कर दिखाया है इस भाग्यशाली व्यक्ति ने। मेहनत, लगन, दृढ़ता, करुणा और विश्वास जैसी विशेषताएं जितनी इस शख्स में है, शायद ही किसी में है। आशावादी व्यक्तित्व की संपूर्ण परिभाषा, हिंदी फिल्मों का बेताज बादशाह। प्लीज वेलकम किंग खान शाहरुख खान। जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक। शाहरुख, कितना अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी जब मैंने हिंदी सुनी बैक स्टेज से तो मैं डर गया। क्यों? क्यों? व्यक्तित्व, अस्तित्व एंड परिवर्तन। अरे सब संपूर्ण भाषा में आप बात कर लेते हो। संपूर्ण भाषा में, ओके।
अच्छा, ऐसी कोई बात तो है नहीं जो मैं आपके बारे में जानता नहीं? नहीं, बहुत सारी बातें हैं शायद। मेरे पास भी 2-4 बातें ऐसी हैं जो मैं बताना नहीं चाहूंगा, जो आपके बारे में मैं जानता हूं, तो बी केयरफुल व्हाट यू आस्क। हम लोगों ने बहुत, एक्चुअली मेरे सबसे ज़्यादा को एक्टर रहे हैं, वो अनुपम ही रहे हैं। एक्चुअली मैं काउंट कर रहा था। और कभी भी विलन का रोल आपने मेरे साथ नहीं किया। नहीं, मैं आपके साथ, मेरे विलन के जज्बात जागते ही नहीं जागते ही नहीं। तो वे मेरे हमेशा बाप रहे हैं। और मैं आज सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि जो फिल्मों में सबसे ज्यादा मेरे बाप का रोल प्ले किया है वो इंडिया के सबसे बड़े विलन थे। तो ऐसा क्या सोच के लोगों ने बार बार मेरे को आपको मेरा बाप बनाया है? बिकॉज आप मेरे अंदर प्यार की भावना जगाते हैं और मैं आपके अंदर आदर की भावना जगाता हूँ। ओहो, थैंक यू वेरी मच डैडी। कूल कूल कूल। एब्सोल्युटली, मेरा बेटा फूल फूल फूल। ये कम आपका लोग। असली नाम आपकी नानी ने अब्दुल रहमान रखा है। हाँ, मतलब कहीं रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन वो चाहती थी कि मेरा नाम अब्दुल रहमान रहे। और तो मुझे अजीब सा लगा। अभी आप सोचो, बाजीगर स्टारिंग अब्दुल रहमान इन एन एज, वो जमता नहीं कुछ। शाहरुख खान इन एन एज बाजीगर बेटर साउंड करता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख खान किसने रखा था फिर आपका नाम? चेंज कैसे हुआ? मेरे फादर ने रखा, मेरे पिताजी ने। उन्होंने मेरी बहन का नाम लाला रुख, जो बहुत बड़ी पोयम पे बेस्ड है। एब्सोल्युटली। और उनके पास एक घोड़ी थी, उसका नाम भी लाला रुख था। वो घोड़े कलेक्ट करते थे तब। तो उन्हें ऐसा लगा उनका नाम लाला रुख होना चाहिए और मेरा शाहरुख, विच मीन्स प्रिंस लाइक फेस। तो मैं मजाक से बोलता हूँ प्रिंस चार्ल्स लाइक फेस, क्योंकि नाक मेरी बड़ी है। नहीं, आपका चेहरा तो राजकुमार जैसा है, बिल्कुल। बट मेरी नानी ने अब्दुल रहमान रखा था। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरी जो कजन्स हैं वो छेड़ते भी थे, गाना गाते थे कि जब तेरी शादी होगी तो हम ये गाना गाएंगे, अब्दुल रहमान की मैं अब्दुल रहमनिया। कोई पुराना गाना था। सो आई एम ग्लैड। बट हैविंग सेड दैट, जितने भी लोगों का नाम अब्दुल रहमान है, बहुत अच्छा नाम है। और वो अपना नाम शाहरुख खान रख ले, नहीं, तो अब्दुल उनकी रहमान ही लाइफ रहने में दीजिए। कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शाहरुख खान एक ही रहने दो तो बेहतर है यार। एक ही है। हाँ, ऐसे रखते हैं, एक ही रखते हैं। अनुपम खेर भी एक ही है। बस देयर इज नो अदर वन कॉल्ड अनुपम खेर एंड शाहरुख खान, बस। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, और ये तो हर छोटे बच्चे का ख्याल होता है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, ऐसा था या जज्बा था पूरा? नहीं, मुझे बहुत दिल था। और एक्चुअली मैं एक आर्मी स्कूल के अंदर मैंने एडमिशन भी ले लिया था। और मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, स्पेशली हॉकी, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स। तो ऐसा लगता था कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, आर्मी स्कूल्स में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है खेलने की। तो मैंने उसमें एक माउंट आबू में था स्कूल और एक कोलकाता के पास। तो आई थिंक मैंने एडमिशन भी लिया था, लेकिन फिर वो ऐसा उन्होंने बोला कि बाल काटने पड़ेंगे बहुत। तो मैं छोटे बालों से बहुत, आपको ये तकलीफ नहीं है मुझे। आपका मतलब क्या है? नहीं, आपका मतलब क्या? आपने अपनी चॉइस, बालों का रीजन दिया आर्मी ना ज्वाइन करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा, लोग उसको कंट्रोवर्सी बना देंगे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो दिल का शो है। आई थिंक माय मदर, उन्होंने भेज दिया। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि मैं एक ही पहला ही लड़का हूँ पूरी फैमिली में, इंडिया में। बाकी सब लड़कियां थी। सो दे जस्ट फेल्ट कि पहला लड़का है, आर्मी में चला जाएगा। आई थिंक ऑल द आंटीज, आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय वुमेन। मुझे सब नानी, माँ, मासियाँ, बहन, तो मैं सिर्फ लड़कियों में ही पला बड़ा हूँ। सो आई थिंक उन सबका दिल ऐसा हो गया कि अरे आर्मी में चला जाएगा। उनको ऐसा फीलिंग आता है ना, ऐसा ड्रामेटिक हो गया कि वॉर फ्रंट पे चला जाएगा और लड़ाई कर रहा होगा। सो आई थिंक कुछ 1-1.5 महीने बाद मेरी माँ ने डिसाइड किया कि नहीं, तुम आर्मी मत ज्वाइन करो, आर्मी स्कूल मत ज्वाइन करो। मैं आर्मी नहीं कर रहा था, आर्मी स्कूल ज्वाइन कर रहा था। और यहीं दिल्ली में रहा हमारे पास। और मेरी टिल द एज ऑफ 5 साल की उम्र तक या 6 साल की उम्र तक, क्योंकि हमारी माँ की फैमिली में कोई लड़का नहीं था, तो मुझे मेरी नानी ने अडॉप्ट कर लिया था। तभी नाम अब्दुल रहमान रखा था। तो मेरी माँ को तब ऐसा बड़ा दिल था, उन्होंने कहा हाँ हम और कर लेंगे, ये रख लो। बट आई थिंक 5-6 साल में बैंगलोर में रहा, बैंगलोर में। और फिर आई थिंक मेरी माँ का दिल चेंज हो गया, उन्होंने कहा वापस करो मेरा लड़का, दूसरा वाला हो नहीं रहा हमसे। तो आई थिंक वापस ले आए मुझको। एंड बट मेरे साथ सबका बहुत लगाव है, जितनी भी औरतें हैं हमारी फैमिली में, बहुत औरतें हैं माशाल्लाह, तो वो सबका बहुत लगाव है। एंड आई थिंक उन सबका दिल ऐसा आ गया कि नहीं आर्मी मत करो, इसको पढ़ लिख के इंजीनियर बनाओ। तो उनकी तमन्ना पूरी होगी, मैं इंजीनियर बन गया। क्या बन गए? इंजीनियर बन गया मैं। इंजीनियर बन गए आप। आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, क्योंकि मैं 15 साल की उम्र का था जब उनकी फौत हो गई। तो ऐसा कभी हमको मौका नहीं मिला कि वो बताएं क्या बनूं। लेकिन 1-2 बातें बोलते थे जो मैं अभी तक याद रखता हूं कि यार जिस चीज़ में दिली खुशी हो वो बनना। और एक बात और बोलते थे कि मैं उनको बहुत बहुत करीब था, मैं उनके, मेरे दोस्त जैसे थे। तो हमेशा बोलते थे यार
काम करना, और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो अगर ना दिल जाए तो मत करना। वो बड़े पोएटिक से थे। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि कुछ बनना, एक्सेप्ट वो कहते थे हॉकी ज़रूर खेलना, हमारा नेशनल स्पोर्ट है। वो खुद खेलते थे, तो आई लर्न अ बिट ऑफ हॉकी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सिर्फ उनको ये था कि स्पोर्ट्स ज़रूर करना, और उसके बाद जो दिल में आए वो करते क्या बनना। थे? कमाल करते थे। How wonderful. नहीं, वो पहले वो लॉयर थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, उनको लगा वो ठीक नहीं है। इंडिया के शायद, जहाँ तक मुझको मेरी मालूमात है, यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हैं। ताम्रपत्र मिला हुआ है उन्हें, और 14 या 15 साल की उम्र में जेल में भी गए थे फ्रीडम स्ट्रगल में। आई थिंक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़ा था, हार भी गए थे। और उसके बाद वो बहुत बड़ा उन्होंने एक बिजनेस किया, कारोबार किया फर्नीचर का, वो फेल हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन का, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट का, वो फेल हो गया। फिर आखिर में फ्रीडम फाइटर्स को एक छोटी सी कियोस्क दी जाती थी विलिंगडन हॉस्पिटल के पीछे दिल्ली में, छोटा सा। कहाँ पे? तो विलिंगडन हॉस्पिटल दिल्ली में। हाँ। तो वो छोटे से कियोस्क में चाय बनाकर बेचते थे, और वो MA LLB थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और मैं जो कुछ भी हूँ उनसे ही सीखा हूँ। और उन्होंने ना पॉलिटिक्स ज्वाइन की, ना कोई फ़ायदा उठाया अपने फ्रीडम फाइटर होने का, बहुत ऑनेस्ट थे। और आखिर दिनों में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसकी मेस भी चलाते थे। मैं आपको पूछने वाला था कि मुझे जब पता लगा कि आपके वालिद, आपके फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे या मेस चलाते थे, तो आई वाज वेरी सरप्राइज, बिकॉज आई थिंक मैंने ज्वाइन किया 75-78 से, और वो 74 तक वहां पर थे जी। और आप ये सारे एक्टर्स को वहां मिलते रहते थे। एक्चुअली कुछ अजीब सा रीज़न है कि मैं एक्टर बन गया। मुझे लगता नहीं था मैं एक्टर बनूंगा, या ऐसी कोई सोच नहीं थी, फैमिली में कोई नहीं था कि एक्टिंग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो फॉर्मेटिव ईयर्स थे। मैं सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था, जो गोल मार्केट में था, और मैं मॉडर्न स्कूल में बाराखंबा रोड में अपनी बहन को लेने आता था। उनका स्कूल 3:30-4 बजे ख़त्म होता था। तो वो वक्फा जो था 1 बजे से 4 बजे, मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता था। तो मैं एक्चुअली जिन जिन लोगों के साथ पला बड़ा हुआ हूँ, वो इस देश के सबसे महान एक्टर्स में से हैं। रोहिणी हट्टंगडी जी, राजेश विवेक साहब, सुरेखा सीकरी जी, राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी, रघुवीर यादव। My God, these are all names of my seniors. या और मैं इन सबके साथ मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अभी अजीब लगता है कहते हुए, बट राज बब्बर साहब को बब्बर अंकल कहता था। हाँ। तो उन सबके साथ मैं बड़ा हुआ, और अलकाजी साहब उस वक्त डायरेक्टर थे, हमारे गुरु। जी। सूरज का 7वां घोड़ा, उनकी गोद में बैठ के मैं देखता था, और वो मुझे बताते रहते थे कि तो आप एक्टर कैसे नहीं बनते? आप क्या बोलते हैं कि मैं ऐसे ये इंजीनियर बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता था? लेकिन वही पुराना किला में जाके हम बैठ के देखते रहते थे। अलकाजी साहब साथ में बिठाते थे और कहते थे देखो, और उसमें अंडर स्टडीज होती थी, कभी अजीत वच्छानी साहब, कभी बब्बर डबल साहब, कास्टिंग, हाँ। डबल कास्टिंग होती थी। तो मुझे अभी भी याद है सारे डायलॉग्स। रजिया सुल्तान के एक सुल्ताना का एक डायलॉग था, क्या ये दुरुस्त है कि मैं गुलाम हूँ मिट्टी सा सिया, जिसे कदमों के नीचे रौंद दिया गया हो, लेकिन हमें ये एक सा रुतबा देता है। खुदा की नज़र में हम एक हैं, खुदा हमें खून और रंग से नहीं अमल से परखता है। वाह। So I think मनोहर सिंह जी, सारे मैंने सब बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है, उनको रिहर्सल करते हुए देखा तुगलक है। भी देखा होगा। मैं तुगलक भी देखा है, और Look सारे के Back in सारे Anger, ये सारे प्लेस मैंने तुगलक, सूरज का 7वां घोड़ा, मैं सब वहीं रहता था, उनके साथ रिहर्सल करते थे, ताश खेलते थे। ब्लफ सिखाया था हमको राज बब्बर साहब ने, ताश की गेम। सो मेरी जो अपब्रिंगिंग है, आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कर लूंगा। ऐसा दिल में तो नहीं आया था, लेकिन आई थिंक वो एटमॉस्फेयर इतना खूबसूरत लगता था वो था, atmosphere। मुझे बहुत अच्छा लगता। आपने क्यों एक जगह बोला है कि माय फादर इज द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर? क्योंकि मेरे जो फादर थे बहुत ही विनम्र और बहुत ही इंटेलिजेंट, सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। और क्योंकि बहुत अर्ली उम्र में मुझसे उनका साथ छूट गया, 15 साल की उम्र में। तो व्हाट्स आपका लास्ट विजुअल अपने पापा का क्या है? लास्ट विजुअल बहुत सैड सा है। आई रिमेंबर उन्हें कैंसर था, तो वो ठीक हो गए ऐसा कहा गया, तो हम उन्हें घर पे लेकर आए। तो उन्होंने वनीला आइसक्रीम मांगी थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही एट आफ्टर 8 months ऑफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये थ्रोट कैंसर। एंड तो वनीला आइसक्रीम खाई उन्होंने, और हमें लगा कि अब तो ठीक हो गए, अब तो खाना पीने लग गए। एंड दैट वाज एट अबाउट 11 or 12 in the night, and 4 o'clock What in the date morning. was this? This is on 18th October या 19th October, एंड देन 18 रात थी, और फिर उसके बाद आई वेंट टू स्लीप एंड माई मदर, आई थिंक मुझे मालूम नहीं पड़ा, माई मदर वोक मी अप
एंड शी सेड पापा इज इन द हॉस्पिटल. वो वापस ले गए उनको. और जब तक हम पहुंचे 3-4 बज गए थे. एंड मेरा लास्ट विजुअल ये है, उनके पैर मैंने देखे और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया. एंड ही हैड पास्ड अवे. और दैट्स द लास्ट विजुअल. देन आई डिडंट सी हिज फेस. मैंने उनका चेहरा नहीं देखा क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ. और बट मेरी उनसे आखिरी मुलाकात यही है कि वनीला आइसक्रीम खा रहे थे. उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा. सॉरी टू रिवाइव दीज मेमोरीज, बट जस्ट उसके कितने दिनों बाद आपके मम्मी का देहांत हुआ? ही एक्सपायर्ड इन 81. मदर एक्सपायर्ड, उनका देहांत हुआ 1991 में, 10 साल बाद. तो हम लोग उनकी ही डेथ से जूझ रहे थे अभी, क्योंकि सडनली वो चले गए. और हमारी बहन की जो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, उनको सदमा पहुंचा. और अकेली औरत थी, तो फिर काम वाम पढ़ाना. और वो चाहती थी कि हम बहुत पढ़े लिखें. मेरे फादर भी ये चाहते थे, मदर भी. तो मुझे उनकी फौत के बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने कितने लोगों से कर्जे लिए, कितनी मेहनत की. कि मैं और मेरी बहन जो है, मेरी बहन भी MLLB है, मैं खुद मास्टर्स हूँ. मैंने डिग्री नहीं ख़त्म की लेकिन मैस कम्युनिकेशन से. लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पढ़ना ज़रूर. और मुझे अभी भी याद है, उस ज़माने में फ़ीस देने में तकलीफ़ होती थी. लेकिन वो बेचारी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, मेहनत करके आई थिंक वो काम करती रहीं. तो वो 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फ़ादर की डेथ हो गई. और जब तक हम उससे बाहर निकलने वाले थे, हमारी जो माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी. बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में, और गए. उन्होंने कहा डायबिटीज़ है. और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई. पार्किंग लॉट में प्रे कर रहे थे और आप वापस नहीं जा रहे थे अपनी मम्मी को मिलने, क्योंकि आपको लगता था कि अगर मैं प्रे करता रहूँगा तो माई मदर विल नॉट पास अवे. या बत्रा हॉस्पिटल है दिल्ली में. हाँ. और उसके ICU में थी. उस ज़माने में ICU में अंदर नहीं जाने देते थे. अब तो सबको जाने देते हैं. तो मुझे किसी ने कहा कि तुम दुआ करते रहो, और जब तक दुआ जारी रहती है तब तक अल्लाह मियाँ जो हैं सुनते रहते हैं. सुनने में तो मसरूफ़ रहते हैं कि कुछ एक्शन नहीं लेते. तो मेरी एक ही दुआ है, मुझे एक ही आती है, मैं सबको सिखाता भी हूँ. और स्पोर्ट्स की दुआ है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि खुदा मुझे शक्ति दो कि मैं जीत सकूँ. हर दोबारा बोलना एक बार, क्या? नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब. ओके. कि अल्लाह मियाँ मुझे आप ताकत दें कि मैं हर सिचुएशन में जीत सकूं, उसे फेस कर सकूं. सो मुझे बोला गया कि उसको 100 बार पढ़ें और अच्छा होगा. तो मैंने कहा मैं कुछ ज़्यादा ही कर देता हूँ, वैसे ही ओवर एक्टिंग करता हूँ. मैं कहा ज़्यादा कर देता हूँ, एक्स्ट्रा चांस क्यों लूँ. तो आई केप्ट ऑन प्रेइंग. एंड आई रिमेंबर द डॉक्टर केम डाउन एंड ही सेड आप अलाउड हैं ICU में. जिसका मतलब यही था, तभी अलाउ करते हैं जब आई थिंक लास्ट घड़ी आ जाती. और तो आई डिडंट वांट टू गो. मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, दुआ करता रहूंगा तो शायद वो ठीक हो जाएंगी. लेकिन फिर मैं चला गया, क्योंकि माय सिस्टर एवरीवन सेड कि जाना ज़रूरी है. मैं चला गया. और मेरा एक यकीन है कि इंसान तब दुनिया छोड़ता है जब वो सेटिस्फाइड होता है. इन द मोमेंट ऑफ एक्सीडेंट, जो भी मौके से आदमी जाता है. क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे. क्योंकि मुझसे आज अगर कोई बोले कि अपने बच्चों को छोड़ के जाओ, तो मैं नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता. अनलेस मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे, सब उनका ध्यान रखा जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक थ्योरी है कि इंसान इस दुनिया को तभी छोड़ता है जब वो एकदम सेटिस्फाइड हो, खुश हो. ये हाँ अभी ठीक है, मैं जा सकता हूँ, बाकी सब संभल जाएगा. सो जब मेरी मदर ICU में थी तो मैं उनके पास बैठ गया और मैंने एक बड़ी गलत बात की कि मैं उनको दुख पहुँचाता रहा. दुख पहुँचाते थे? मैं कहता रहा उनको. मैंने कहा अगर मैं इनको सेटिस्फाई नहीं होने दूंगा तो शायद ये जाएंगी नहीं. तो मैं उनके पास बैठ के ऐसी बातें करता रहा कि देखो अगर आप चले जाएंगी तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूँगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, ऐसी स्टूपिड बातें करता रहा. तो मैं ऐसी छोटी छोटी बातें करता रहा उनको कि उनको तकलीफ पहुँचे कि यार अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, मैं जाऊँगी नहीं, तो मैं जाऊँगी नहीं. और वो मॉनिटर होता है, वो पू 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 करता रहता है ऐसा करके. एंड आई थिंक दे डोंट डिक्लेयर यू डेड टिल योर हार्ट स्टॉप्स एंड योर ब्रेन स्टॉप्स. तो वो कभी कभी ऐसा 250 पे जाता था, फिर 5 पे आ जाता था, 250 पे जाता था. जब 250 पे जाता लगता कि यार डिससेटिस्फाई हो गई. बट आई थिंक ये सब बिलीफ होते हैं बचपने के. उनको जाना ही था और शायद वो सेटिस्फाइड थी कि मैं अपनी बहन का भी ख्याल रखूँगा, ज़िंदगी में ठीक ठाक कर लूँगा. तो गॉड नोज बेटर एंड मदर नोज द बेस्ट. आप इसीलिए मैंने सुना है कि आप बहुत आयरन पजामा पहनते हैं जिसको बहुत प्रेस किया हो, क्योंकि आपका ख्याल ये है कि अगर सपना आए
तो जिसका भी अच्छा सपना है तो उससे अच्छे कपड़ों में मिले आप। नहीं, आयन पिजामा नहीं पहनता, पिजामा डेथ बिफोर पिजामा। हाँ जी, पजामा नहीं कभी नहीं पिजामा पहनते? कभी नहीं क्या पहनता। पहन के सोते हैं आप? मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ या ट्रैक पैंट्स पहनता हूँ, पिजामा मतलब डेथ बिफोर पिजामा तो कभी ना पहनूं। कभी ना पहने के? मैंने पजामा पहनना बहुत पहले छोड़ दिया था। हाँ, उन्हें पिजामे में आदमी मामा लगता है, मैं बिल्कुल ना पहनूं पिजामा। मैं बहुत वेल ड्रेस्ड होके सोता हूँ, अगर मेरा बस चले तो सूट वूट पहन के सो जाऊंगा। अच्छा, हाँ, मगर मैं अच्छी व्हाइट टी आप शर्ट औंधे सोते हैं या पेट के बल सोते हैं? डिपेंड करता है कि रात में कौन है साथ में। और जब तन्हा होते हैं तो कैसे सोते हैं? आई थिंक मेरे को कभी देखा नहीं अपने आप को सोते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं उल्टा ही सोता हूँ। अच्छा, हाँ, उल्टा सोता हूँ मैं, शुरू सीधा होता हूँ। आमतौर पे कहा जाता है कि जो बादशाह होता है, जो राजा होता है, जो किंग होता है, वो सोते हुए बहुत अकेला महसूस करता है। डू यू फील लाइक दैट? हाँ, मतलब मुझको रात में अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि मुझे एक तो नींद बहुत कम आती, मैं 3-4 घंटे सोता हूँ। इसलिए नींद कम आती है या इसीलिए देर से सोते हो? आई डोंट नो, इनमें से कोई चीज़ होगी, मतलब या तो मुझे क्योंकि अकेलापन है इसलिए नहीं सोता हूँ। तो मैं बच्चों को, बीवी के साथ सबसे बात करके उनको भी मैंने लेट कर दिया है, लेकिन उसके बाद मैं एक चीटिंग करके उनके बाद भी जागता रहता हूँ। टीवी भी देख लेता हूँ कभी कभी अगर मिस हो गया हो, बट अदरवाइज या नाइट्स आर लोनली। या Nights are lonely. Which was the first actress you had crush on? किस पहली मोहतरमा को आपने पर्दे पर देखा और कहा था कि हाय ओ मेरी माँ, मतलब नॉट ओ मेरी माँ। अनुपम, आपका तो रोमांस भी इतना ओल्ड फैशन हो गया कि लड़की को देख के ओ मेरी माँ बोलो, क्या कर रहे हो यार। द फर्स्ट एक्ट्रेस पर्दे पे तो नहीं देखा, मैंने फिल्में बहुत देर में देखना शुरू की थी, क्योंकि तब अलाउड नहीं होता, टीवी पे देखते थे। हाँ जी जी, अपने साथ वाले अरोड़ा साहब के घर में टीवी होता था। हमारे यहाँ मल्होत्रा साहब होते थे। हाँ, दरी पे बैठ के टीवी देखते थे, संडे को जो पिक्चर आती थी, मुमताज जी। मुमताज, हाँ, मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है मुमताज जी, मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। हाँ। और अभी मतलब ऐसा कहना सही है कि नहीं, बट एक्सट्रीमली सेक्सी हाँ, एंड आई थिंक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैंने नोट किया कि पिछले जब से मैं बात कर रहा हूँ आप बहुत केयरफुल हो गए हो कि ये ठीक बोलना सही है कि नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। वाई? नहीं, कहीं मुमताज जी को गलत ना लग जाए। नहीं, मुमताज जी की बात तो समझ, उससे पहले भी आपने 2 बार बोला था कि आई नो, बट ऐसा भी कंट्रोवर्सी हो वो यार, वो जाएगी। कुछ भी लिख देते हैं, कुछ क्या है कि लोग जो हैं इतना वक्त है उनके पास, स्पेशली आजकल, कि कुछ चीज बोलो तो उसका कुछ ना कुछ अलग मीनिंग निकाल के कुछ बट और आपकी बोलते तो हो। खासियत है कि आप कभी बोलने से पहले सोचते नहीं है। ठीक है, जो कुछ मैंने सॉरी बोल के बोला मैं वापस लेता हूँ, जो मैंने बोला है सीधा बोला है, ऐसी की तैसी तुम्हारी। करेक्ट। एंड आपके पसंदीदा एक्टर कौन थे? मुझे बलराज साहनी साहब बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि हालांकि बलराज साहनी साहब ने कोई गाना नहीं गाया है नाच नाच के, एक्सेप्ट वो ओ मेरी ज़ोहरा जबीं, एक्सेप्ट यश जी वाला वक्त वो का। मुझे बहुत अच्छे लगते, कुछ प्लेजेंट था उनमें। और अब मुझे और भी अच्छे लगने लगे हैं जब मैं पीछे देखता हूँ। मेरे मम्मी डैडी के फेवरेट दिलीप साहब थे, तो उनकी वजह से वो बहुत अच्छे लगते थे। और विश्वजीत जी मेरी मम्मी के फेवरेट थे, उन्हें बड़ा हैंडसम समझती थी, वो समझती थी मैं बड़ा होकर उनकी तरह बनूं। मेरी मम्मी को भी विश्वजीत अच्छा लगता है। हाँ, तो उनके गाने, वो क्या कौन सा था, अप्रैल फूल उनका था, अप्रैल फूल बनाया आपको, तो वो मुझे जबरदस्ती अच्छे लगने लग। जब वो मिला भी तो मैंने उन्हें कहा कि सर मेरी मम्मी के आप फेवरेट हैं, तो मैं उनकी फिल्में बहुत देख चुका हूँ। एंड अमित जी, आई थिंक वो हम बड़े हो रहे थे तो उस जमाने में उनकी फिल्में ज्यादा देखी हमने। एंड देन मुझे शशि कपूर साहब भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई थॉट ही वाज फैंटास्टिकली प्लेजेंट। और सीरियस एक्टर्स में नसीर भाई बहुत अच्छे लगते हैं, ओमपुरी जी, आप। अच्छा, मेरा बोलने के अलावा तो तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं था। अच्छा, ठीक है, सोच मत बोलना। बट टेल मी, एक्टिंग का ख्याल, मतलब हु वाज दैट परफॉर्मेंस, या क्या सोच के आपने एक्टर बनना सोचा था? मतलब एक्चुअली मैं बनना ही नहीं चाहता था एक्टर, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं जब मम्मी का देहांत हो गया तो फिर ऐसा कुछ 1991 में हुआ, और उस जमाने में एक टीवी सीरियल कर लिया था। और वो क्यों किया था, मैं फुटबॉल क्रिकेट खेलता था, मुझे चोट लग गई। चोट लगी तो मेरा खेलने का करियर जो है सॉर्ट ऑफ एंड हो गया, कि ये चोट ठीक नहीं होगी। मैं बहुत बहुत परेशान हो गया। तो बैरी जॉन ने एक प्ले शुरू किया, जो मेरे गुरु हैं, और उन्होंने एक प्ले शुरू किया, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। तो उसके लिए 10 लड़के चाहिए थे और 80 लड़कियां थी। लेडी श्री राम कॉलेज का प्ले था।
तो मैं ऑडिशन के लिए पहुंच गया, क्योंकि शाम में फ्री होते थे, पहले खेलता था, तो मुझको उन्होंने प्रिंसिपल डांसर के एक रोल में ले लिया। उसमें मेरी लाइंस थी पूरे प्ले के अंदर, आई हैव अ लेटर फॉर यू एनी। आई हैव अ लेटर फॉर यू एनी, ओके, एनी एनी गा के बोलना था या नहीं, बस आगे बस ऐसा, आई हैव अ लेटर फॉर यू एनी। और मैं डांस करता था, प्रिंसिपल डांसर था। तो मुझे वहाँ पे शुरुआत हुई, मैं कर रहा था, और फिर कुछ एक हमारे दोस्त थे कर्नल कपूर साहब, उन्होंने एक टीवी सीरियल शुरू किया जिसमें उनके बेटे काम कर रहे थे। उनके बेटे ने डिसाइड किया मैं नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा तुम कर लो, तो मैंने कर लिया। तो वो फौजी एंड बिल्कुल घर के सामने रहते थे, इसलिए कर लिया। अच्छा। और हाँ, कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि एक्टिंग करूंगा। थिएटर वेटर थोड़ा बहुत करता था, वो भी इसलिए क्योंकि अब स्पोर्ट्स बंद हो गई थी। एंड देन फौजी आई थिंक थोड़ा चल गया। तो एक दिन मैं घर में था, दो लोग मैं मेंशन जरूर करूंगा। एक मिस्टर हैरी बवेजा, मुझे पहला फोन मुंबई से मिस्टर हैरी बवेजा का आया। ही वाज माय क्लास फेलो। आज तक उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने उनका नंबर अपने हाथ से दीवार पे लिखते थे, तब टेलीफोन होता ना, तो उसके ऊपर लिखते थे। तो हैरी बवेजा लिखा था कि यार मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, आप आ जाएं। तो मैं कह रहा यार कुछ फिल्मों में रोल मिल रहा है, तो मैंने तब नहीं किया। फिर एक दिन मुझे हेमा जी की नीस का फोन आया। अच्छा। और उन्होंने कहा हेमा जी वुड लाइक टू स्पीक टू यू। तो मैं समझा ऐसे कुछ फैन वैन टाइप जो है, मजाक कर रहे हैं। तो मैं यार कौन हेमा जी? तो हेमा मालिनी जी। तो मैंने बिलीव नहीं किया। और फिर वो फोन पे आई, उन्होंने कहा मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ। दिल्ली में फोन आया था? मैं दिल्ली में फोन आया, घर के मतलब ऑब्वियसली हाँ घर के अंदर ऐसा फोन। तो मैं कहा मम्मी को भी जाके बोला, मैंने कहा हेमा मालिनी जी ने फोन किया है। कहते हाँ हाँ ठीक है। तो हेमा जी का फोन आ गया, तो उन्होंने कहा मैं फिल्मों में काम। तो आई हैड नो इंटरेस्ट एक्चुअली, टू टेल यू ऑनेस्टली। तो क्या करना चाहते थे आप? मैं कमाल करना चाहता था। अरे कमाल तो किया आपने। मैं एक्चुअली फिल्में बनाना चाहता था। आप फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ कोई काम करना? मैंने साइंस की, उसके बाद इकोनॉमिक्स की, उसके बाद मैथ कम्युनिकेशन मैंने इसलिए कि मैं एड फिल्म्स बनाना चाहता था। मेरे को लगा ऐसा ये ठीक है यार, कुछ ऐसा 30 सेकंड के अंदर फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि ना मुझे लगता था मैं देखने में ठीक हूँ, ना मुझे लगता था मुझे एक्टिंग आती। तो मैं कहा मैं कुछ ऐसा फिल्म्स बना लूंगा मैं जाके। और एड फिल्म्स मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने प्रोडक्शन में काम किया था 2-4 दिल्ली में। सॉरी मैंने आपको कट किया, आप हेमा जी की बात। हाँ, सो देन शी सेड कि मैं फिल्म बना। तो मैं समझा, मतलब मैं बहुत शॉक्ड हो गया कि मैं सबको बताया हेमा मालिनी जी का फोन आया था, बट मैं गया नहीं। एंड देन माय मदर डाइड 3-4 months लेटर। तो मैं बड़ा दुखी था, तो दिल्ली में दिल नहीं लग रहा था, तो अकेला हो गया। तो मैंने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, जो लोगों ने मुझे कहा, मैं मुंबई में काम करने आया था एक सीरियल के अंदर, वागले की दुनिया। वागले की दुनिया, हाँ, एक एपिसोड के लिए आया था। तो उसमें मैं अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, इन सबसे मिला। तो वो बहुत प्यार दिखाते थे और कहते थे मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बड़े बड़े लोगों ने आपने बहुत अच्छा काम किया था फौजी में। हाँ, they were very appreciative। अच्छा था उसमें आपने। तो और वो बड़े बड़े लोग थे सब। Oh, you stood out in that, हाँ, so they were very nice to me कि तुम बड़े अच्छे एक्टर हो। तो मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा ठीक हो रहा है। So when my mother died, मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं 1 साल के लिए मुंबई आऊँगा और जो काम मिलेगा वो करूँगा फॉर अ चेंज ऑफ सीन। सो व्हेन आई केम हियर, मैं एक दिन रात को बैठ के लकी बिरयानी खा रहा था कहीं बांद्रा में। तो वहाँ एक विवेक वासवानी करके एक प्रोड्यूसर है, वो आए। उन्होंने कहा तुम फिल्मों में काम करोगे? ऐसे नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं टीवी पे काम कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने सर्कस शुरू किया। तो मैं कहा मैं ठीक ठाक हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मिस्टर जीपी सिपी उनकी फिल्म है। और तो मैं कहा ठीक है, ऐसे बात कर रहे हैं। फिर मैं चला गया। सुबह वो आ गए घर में, और मैं ऑफिस में रहता था अजीज और सईद मिर्जा के। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा चलो, एंड ही टुक मी टू जीपी सिपी साहब। एंड आई रिमेंबर जीपी सिपी साहब ने मुझको देख के बोला, he'll be a hero, his hair is like a bear। अच्छा। मेरे बाल ऐसे कैसे करो? तो मैं उसको देख मैं यार ऐसा क्या यार, तुम ले आए हो यहाँ पर? तो कह रहे हैं हेयर इज लाइक अ बेयर। अच्छा, जीपी सिपी साहब, शोले एंड एवरीथिंग। सो एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर। मैंने एक दिन में 5 फिल्में साइन की। मैं हेमा जी के पास वापस गया, तो उन्होंने मुझे आई विल कास्ट यू बिकॉज योर नोज इज वेरी एरिस्टोक्रेटिक। वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे नाक के लिए कास्ट कर लिया। वो समझिए मैं बड़ा सीरियस एक्टर हूँ। राजीव मेहरा साहब की एक फिल्म में और कोई हीरो थे शायद, वो नहीं कर सके, तो उन्होंने मुझे ले लिया उस दिन। राकेश रोशन जी किंग अंकल बना रहे थे अमित जी के साथ उस वक्त। राइट। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे बीवी और बच्चों ने बोला है कि मैंने तुझे अगर कास्ट नहीं किया तो ये फिल्म नहीं बन सकती, तो तुम कर लो। तो मैंने कर ली। तो एक ही दिन में मैंने 5 फिल्में साइन की। दीवाना फिल्म जो थी वो हेमा जी के ही कुछ रिलेशन में थे, गुड्डू धनवा साहब, तो उन्होंने ऑफर की। और जीपीसीपी साहब ने राजू बन गया। तो मैं एक दिन में 5 फिल्में साइन की। मैंने कहा 1 साल काम करूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। मेरे दोस्त जो थिएटर के हैं, दिव्या सेठ, दीपिका, ऋतुराज, तो उन सबको मैं यही बोल के आया था, बेनी थॉमस जो थिएटर में टैग में, बैरी जॉन, ये 1 साल में आ जाऊंगा मैं यार। तो उन लोगों ने मुझे बोला भी था, हाँ यार तू ये वाले के साथ एक्टिंग करना, उसके साथ करना, 1 ईयर बाद। सो दे आर स्टिल वेटिंग और सम ऑफ देम आर हियर। अब मुझे 25 साल हो गए और मैं वापस नहीं गया। जिस दिन आपने 5 फिल्में साइन की थी, आपको उस दिन लगा था कि लाइफ में कुछ भी हो सकता? एक्चुअली जिस दिन मैं मुंबई में पहली बार आया,
और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे। और मैं ओबरॉयज होटल है जो, तो वहाँ पे था, ना पैसे थे ना कपड़े धुले हुए थे, और मुझे वापस जाना था मुंबई, बहुत साल पहले की बात, दिल्ली। तो मैं वहाँ खड़ा होकर मैंने ऐसा बोला था कि यार ये सिटी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, एकदम सड़क पे ले आया। मैं सड़क पे सोता था। तो मैं कहा यार मैं एक दिन आऊँगा और इस सिटी को ओन करूँगा जी। बचपने की बेवकूफ़ी समझिए इसको, मैं प्राइड से नहीं बोल रहा, arrogance से नहीं बोल foreshadowing रहा। of the coming events। बट मैंने ऐसे गुस्से से बोला था वहाँ खड़ो के यार एकदम मैं कौन साथ था किसी आसपास? नहीं, मैं अकेला ही था, सब लोग के सामने नहीं बोलता ऐसी बातें, बेइज्जती हो जाती। वो मैं कहा मैं एक मन दिन में यार- बोला था या जोर हाँ, से नहीं, वहाँ बोला पे खड़ा हो गया ऐसा रोज आ रहा था। मैं कहा यार मैं ये सिटी ऑन करूँगा। एंड फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर हेमा जी के साथ कॉन्वेंट विला में पहला शॉट दे रहा था, और हेमा जी ने मुझे एक्टिंग करके दिखाई और कहा कि व्हाट यू डूइंग, डू लाइक दिस। हेमा जी ने ऐसा कुछ मुझे कि जब मैं चांद को देखता हूँ तो ऐसा होता है, ऐसा करके बड़ा खूबसूरत सा, मैं उनको ऐसा देखता रहा, ऐसा करके। She'll do like that? I said no. Only you can do like that. And you're beautiful. I'm not so beautiful. Can I do it differently? She said, you do how you want. Come on. And when I was standing there, तब मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, और आपको कभी ऐसा भी लगे कि कुछ नहीं होने वाला, तब भी कुछ भी हो सकता है। और इस दौरान गौरी आपकी लाइफ में आ चुकी थी? जी हाँ, मैं यहाँ पर तभी आया, मतलब आने के 3 महीने बाद मैंने शादी कर ली गौरी से। गौरी केम इनटू योर लाइफ, तो पैरेलल ट्रैक पर आपकी लाइफ चल रही थी। यहाँ काम नहीं मिल रहा था, मतलब जद्दोजहद चल रही थी, और यहाँ मोहब्बत चल रही थी। आई मेट गौरी जब वो 14 साल की थी और मैं 18 साल का था। आप 18 साल के थे। मैं 18 साल का था। मैं दिल्ली में पार्टीज हुआ करती थी जहाँ पर उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि लड़के एक साइड पे बैठते थे, लड़कियाँ एक साइड पे, फिर उसके बाद उठकर जाना पड़ता था, मे आई हैव द नेक्स्ट डांस विद यू। तो मुझ में आज तक और उस वक्त भी आई हैव नेवर बीन एबल टू, आप जानते हैं मुझे सालों से, मैं कभी भी किसी लड़की से बात नहीं कर सका हूँ। मैं पर्सनल लाइफ में बहुत शाय हूँ, तो आज तक मैंने किसी लड़की से बात नहीं की ना। मुझको ऐसा लगता था मैं किसी लड़की से आके कहूँगा कि यार मे आई हैव दिस डांस विद यू, कहेगी नो, तो मैं वहीं पर पिघल कर ढेर होके मतलब ऐसा वैसे बहुत कम होगा। नहीं मैं आप में से कोई मना करेगा अगर ये कहेंगे कि आई वांट टू हैव अ डांस विद यू? ऐसा I have never been able to ask a girl anything in my बट life. यू आर शाय। I'm very shy. इतनी हैरानी की बात है, मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, आप शाय हैं हाँ, मैं बहुत शाय हूँ। और आप रोमांस के बादशाह हैं। मुझे ऐसा लगता है जो शाय होते हैं वही रोमांटिक होते हैं, जो थोड़े से आउटगोइंग होते हैं वो ऐसे, मैं समझ गया। हाँ वो जमता नहीं। मतलब पता मैं नहीं किसकी अपनी तरफ एक्चुअली इशारा है। अपनी शाइनेस की भड़ास जो है रोमांटिक रोल करके निकालता हूँ, सिनेमा पे लेकर सिनेमा में निकालता हूँ। तो मैं कभी भी किसी लड़की से बात नहीं कर सका। मैं सेग्रीगेट स्कूल से हूँ, सेंट कोलंबस से, वहाँ लड़कियाँ नहीं थी। मैंने आज तक किसी लड़की से, मतलब 18 साल की उम्र तक ना किसी से बात की थी। कॉलोनी में होंगी जो लड़कियाँ, एक दो किसी को जानते होंगे, मोहल्ले में बड़े हुए होंगे जिनके साथ। पर आप कॉलोनी वगैरह में हीरो वगैरह की तरह चलते थे? बिल्कुल या नहीं था मैं, बिल्कुल नहीं था। ऐसा मुझे कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था। मैं मेल गड्ढा मुझे बुलाया करते थे। क्या बोलते थे? मेल गड्ढा, मेल गाड़ी में बहुत तेज भागता था। हाँ, तो उसके लिए मुझे दिल्ली में ऐसे छेड़े रखी जाती हैं, छेड़े बोलते हैं हाँ, उसको। छेड़े ओ मेले ओ ए, तो मेला मेला करके बुलाते थे मुझको। बट बाकी दूसरे जो मेरे दोस्त थे, कालू, पिन्नी, बिट्टू, गिट्ठी, ऐसे हमारे छेड़े घर के पास एक फैमिली थी, उनका नाम था, चारों बच्चों का नाम था मिड टोला पापा ते चीना। वहीं से मुझे आइडिया आया था, वो जो हमने कहाँ आना कोकी ओ बोबो ओ लुलु ओ पापा, हैं? वो करके दिखाएंगे बाद में, थोड़ी देर बाद। after this. हाँ। But yeah, sir, I never asked a girl for a dance. हम जाते थे ऐसा वाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहन के कुछ, एंड तो मेरे दोस्त के साथ एक बार वो डांस कर रही थी कोई लड़की, तो मेरे दोस्त को मैंने बोला यार मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ, तुम पूछ लो। अशोक वासन है, वो सिंगापुर में है अभी। तो मेरे 3 दोस्त हैं जो बहुत करीब हैं, विवेक, अशोक और रमन। तो अशोक ने कहा हाँ। तो उसने ऐसा बोल दिया होगा उसको कि इसके साथ डांस कर लोगी, तो उसने कहा हाँ। तो मैंने डांस कर लिया। तो उन्होंने डांस किया, मैंने उनसे नाम पूछा और वो बहुत अच्छी थी। मैंने उनसे पूछा आपका टेलीफोन नंबर देंगी, क्योंकि मुझे और चीज़ें आती नहीं थी पूछना। तो उन्होंने कहा हाँ दे दूंगी। और वो पहली लड़की थी जिनसे मैंने डांस किया या उनसे नाम पूछा या टेलीफोन नंबर पूछा। मगर यही ठीक है यार, एहू कुड़ी लेनी है, इसने नहीं बोला है, इसी को सेट कर लो। और देन आफ्टर 2-3 years आई आस्क्ड हर विल यू मैरी मी। और मुझे याद है मैं फिएट थी मेरे पास, एक छोटी सी टूटी फूटी सी, तो मैंने उनको गाड़ी से उतारा एक बार, पंचशील में रहती थी ऐसा। तो मैंने कहा विल यू मैरी मी और करके मैं चला गया, सुना भी नहीं मैंने येस और नो। तो उन्होंने हाँ ही कहा होगा क्योंकि कर ली शादी बाद में उन्होंने।
बट या शी इज़ द फर्स्ट गर्ल आई न्यू एंड जब मैं एक्टर बनने गया शायद उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक्टर्स की रेपुटेशन ऐसी होती है और हमारी जो है इंटर रिलीजन मैरिज है और हिंदू पंजाबी हैं, मैं पठान मुस्लिम हूँ और एक्टर बनना चाह रहा था एंड आपको मालूम है माई हेयर वॉज लाइक अ बेयर। तो अगर आज मेरे सामने कोई सुहाना के पास लड़का आए जो मेरे जैसा है, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन पार्ट जो मैं कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन बाल अगर उसके ऐसे हो और एक्टर बन रहा हो और माँ बाप उसके जिंदा ना हो तो मैं भी ना कह देता। तो उन्होंने भी ना कहा, बट आई थिंक कुछ होते होते चलते बनते इधर उधर होके एक दिन उन्होंने कहा कि तुम मेरे मामा और मामी से बात कर लो, वो ठीक ठाक है। मुझे याद है उनके जो भाई थे विक्रांत, जो बहुत प्यारे हैं, पंजाबी टाइप गुंडे थे वो। उस जमाने में दिल्ली में सभी गुंडे होते हैं। सो उन्होंने मुझे बोला था, भाई साले यार तू देख ले एक बात यार, तू मेरी बहन के साथ कोई हैंकी पैंकी ना करना यार। अच्छा। क्या है, मेरे जो मामा है ना उनके डोले जो है मूनलाइट में लश्कारे मारते हैं। डोले इज मसल्स, साले उनके डोले जो है ना मूनलाइट में, मुझे समझ नहीं आया कि वो रात में जाके वो डोले क्यों दिखाते हैं, बट वो अलग डोले जो है ना उनके साले मूनलाइट में लश्कारे मारते हैं। साले तलवार लेके आते हैं कच्छे में। तो मैं तलवार तो ठीक है, कच्छे में क्यों आएंगे, बट देयर आर ब्यूटीफुल फैमिली एंड आई थिंक मैंने उनको समझाया कि मैं ठीक ठाक हूँ और मैं आपकी बेटी का ख्याल आराम से रखूंगा। एंड देन आई बिकेम एन एक्टर एंड मैंने जैसे बताया मैं जून में शूटिंग शुरू की और अक्टूबर में मैंने शादी कर ली। और एक्चुअली हेमा जी के सेट पे ही, दिल आशना के सेट के ऊपर हमारा हनीमून था। उनकी गौरी की ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आपको इंस्टेंटली पसंद आई थी? अब ऐसे कुछ मैं मिला तो नहीं था उनसे। नहीं मतलब आफ्टर यू स्टार्टेड लाइकिंग हर। आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग टू से, बट फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव थी। भाई बहुत अच्छा आंसर है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव थी गौरी के लिए। पर आई थिंक दैट्स अ ग्रेट। आपके वालिद साहब की और आपकी अम्मी जान की लव स्टोरी भी बहुत रोमांटिक है। बहुत अमेजिंग लव स्टोरी है उनकी। मेरे जो वालिद थे वो कज़न ब्रदर हैं जनरल शाहनवाज के, लाल किले से आई आवाज, मंगल ढिलो शाहनवाज जो हमारा नारा है। तो शाहनवाज साहब हमारे कज़न या रिलेटेड हैं पेशावर से। एंड मेरे फादर उनके साथ इंडिया गेट पर रात को वॉक, खाना खाने के बाद जो ना वॉकिंग करते थे उस ज़माने में, तो वॉक के लिए निकले थे। और मेरी जो मदर हैं वो अपने फादर जो चीफ इंजीनियर कर्नाटक स्टेट थे, वो ड्राइव के लिए इंडिया गेट देखने आए थे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो उल्टी हो गई। तो ये दोनों पठानों ने उस गाड़ी को, ड्राइवर भाग गया तो उन्होंने उस गाड़ी को सीधा किया। और जो फैमिली थी उसके अंदर मेरी मदर थी, उनकी एक बहन थी और उनके फादर थे। उनको हॉस्पिटल ले गए, फादर ठीक थे। मेरी जो आंटी हैं मासी, उनका होंठ कट गया था और मेरी जो मदर है उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी। अच्छा। और उन्हें और उन्हें ब्लड चाहिए था एक्सीडेंट में। तो मेरे फादर का जो ब्लड था उनसे मिलता था ग्रुप, तो उन्होंने रात को पठान साहब ने कहा कि हम ही दे देंगे। एंड तो मेरे फादर हर रोज़ उनको जाके मिलते थे, खाना वाना देते थे, बात करते थे और बातें चलती थी कि यार आप यहाँ की हैं, वो हैं, फलाना है। आई थिंक उसी में उनका प्यार हो गया एंड ही वेंट टू बैंगलोर। और आई थिंक माई मदर वॉज टू बी मैरिड टू समवन एल्स, एंगेज थी वो उस वक्त। अच्छा। अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत फेमस आदमी थे जिनके साथ वो एंगेज थी। तो माई फादर वेंट देयर और उनके जो फादर थे मेरी मदर के, उन्होंने उनको कहा कि यार आपने इतना किया। सो माई फादर से आई लाइक टू मैरी, 4 बहनें थी वो, सो आई लाइक टू मैरी योर डॉटर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार आपने इतना एहसान किया हम पे। मेरी जो नानी थी उनका ये न्यूज़ सुन के मिस कैरेज हो गया था। अच्छा। तो उनको भी ब्लड की जरूरत थी, उनका भी ब्लड जो था मेरे फादर से मिलता था। क्या बात है। मेरे फादर का ब्लड ही कुछ ऐसा था। हाँ, मतलब मेरे बाप का खून ही कुछ ऐसा था। हाँ, द ग्रेटेस्ट ब्लड डोनर इन द वर्ल्ड। सो वो वहाँ पर भी चले गए, उनको भी ब्लड देकर आ गए थे बैंगलोर में। तो ही वेंट टू द फैमिली एंड द फैमिली वाज वेरी, वो बहुत मतलब उनका दे वर वेरी। अब तुमने कमाल की लव स्टोरी है, इसको हाँ, तो आपको मतलब- फिल्म में बनानी चाहिए इस पर। बट मुझको क्या है, वो डर लगता है खून देने से, अदरवाइज मैं कर लूँ मैं थोड़ा। अच्छा, अपना रोल, पापा का रोल आप ही करने वाले हो? क्योंकि मम्मी का तो नहीं करूँगा ना यार। नहीं नेचुरली नहीं, मुझे लगा कि शायद अपने बेटे को देना चाहोगे। कोई अच्छा एक्टर करे वो रोल तो बेहतर है ना यार। अरे डोंट बी नास्टी टू हिम, आई एम श्योर। व्हाट डज योर सन वांट टू बी? मैंने भी उसे वही कहा है जो मेरे बाप ने कहा था, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, जो अच्छी तुम्हारे लाइन दिल है। में आए। आपने किसी फिल्म में इस्तेमाल की है ये, जो कुछ ये नहीं लाइन करते मैंने वो आज कमाल तक नहीं करते हैं? इस्तेमाल की नहीं। बहुत खूबसूरत लाइन इट्स अ है। ब्यूटीफुल लाइन। माय फादर यूज्ड टू से, हम तुम्हारी उम्र में पहाड़ों पर नंगे पैर चढ़ जाते थे और अगर तुम चढ़ना चाहो चढ़ जाओ, नहीं चढ़ना चाहो तो कुछ मत करना, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं।
बहुत अच्छे। आपके फादर आपकी मदर के लिए वर्सेस शेर व शायरी बहुत करते थे। हाँ, ही यूज्ड टू, मतलब उन्होंने मुझे शायरी सिखाई भी, और वो बहुत एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही, जैसे मैंने बताया, विनम्र और फिलोसॉफिकल एंड ह्यूमरस। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हीं से है। मेरी मम्मी थोड़ी सीरियस सी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सिखाई ज़िंदगी में ले जाके, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो बहुत गुर्बत ज़्यादा थे, पैसा नहीं था। तो झूठ बोल के मम्मी को कि हम फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, वो ले जाके ऐसे चने वने खिलाते थे कमानी ऑडिटोरियम के सेंटर में, कि यहाँ बैठ जाओ यार, गाड़ियाँ देखो। सो आई हैव ग्रोन अप विद हिम, एंड बहुत शायरी सिखाते थे, अच्छी बातें बताते थे, एंड उनकी वजह से उन्होंने मेरा एक दीवान भी लिखा। मैं भी शायरी करने लग गया था, और बड़ी गंदी सी, बट उन्होंने कहा कि यार, ही ऑलवेज एनकरेज्ड क्रिएटिविटी। सो ही टॉट मी लॉट ऑफ शायरी। गालिब साहब की भी सुनाते रहते थे हमेशा, जो मैं अपने बच्चों के साथ करता हूँ। आई टेल देम पोएम्स, आई टेल देम स्टोरीज। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है, और बात कर रहे हैं शाहरुख खान से। शाहरुख खान, आपके फादर के पास बहुत वक्त होगा आपके साथ गुजारने के लिए, आपके पास उतना वक्त है अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए? एब्सोल्युटली। मैं जो है सिर्फ शूटिंग करता हूँ जब तक मुझे बोला जाता है। थोड़ी सी सोशल कमिटमेंट्स रहती हैं, तो जब भी मुझे लोग पार्टीज़ वगैरह पे देखते हैं, मैं शौक से नहीं जाता, क्योंकि वो मेरी सोशल कमिटमेंट है, चले जाता हूँ। बट अदरवाइज़ मैं सिर्फ घर में ही रहता हूँ और बच्चों के साथ रहता हूँ। अभी मेरे बच्चे छुट्टियों पे गए हैं। एक जो बच्चा है, अब काफ़ी बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं मेरे, तो एक जो है वो दिल्ली में है। तो मैं जैसे ही ये शो ख़त्म करूँगा, सुबह उठ के उसके पास जाऊँगा, हेलो कह के आऊँगा, नाना नानी के पास है। मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं, मुझे इस ऑर्डर में नहीं, लेकिन एक्टिंग, फैमिली और अपने बच्चे, उससे ज़्यादा और कुछ चीज़ अजीज़ नहीं है। सो आई डू नथिंग एल्स एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। सो मैं बहुत वक्त गुजारता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको, साथ में बैठ के अपने बाप और माँ की जो बातें हैं वो सिखाता हूँ, किताबें पढ़ के बताता हूँ, और खेलता हूँ उनके साथ। और जितना मैं उनके साथ वक्त गुजारता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी एक्टिंग में उतना ही उनसे सीखता हूँ। द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, उनसे सीखता हूँ, और वो फिल्मों में लाकर मंकी डांस करके मैं उसको यूज़ करता हूँ। आई थिंक आई रिमेन अ चाइल्ड एट हार्ट बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन, एंड आई स्पेंड मोस्ट टाइम, आई थिंक आई स्पेंड मोर टाइम विद देम देन इवन एक्टिंग। या ये आपके बच्चों की तस्वीरें हैं। तो किस मुकाम पे पहुंच के आपको लगा कि मैं अब शाहरुख खान द ग्रेटेस्ट हिंदुस्तानी फिल्मों का बादशाह बन चुका हूं? कौन सी फिल्म ऐसी थी? नहीं, आपका ये कहना नहीं है, नहीं, आई एम श्योर यू विल नॉट एडमिट टू से दैट, मगर जो आपने वो चिल्लाकर रोते हुए अपने बात कही थी कि मैं एक दिन इस मुंबई नगरी को जीतूंगा या इस पर राज करूंगा। मैंने कुछ हासिल नहीं किया है। हाँ, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, नाम है, शोहरत ऑल्सो द सेकेंड रिचेस्ट एंटरटेनर इन द वर्ल्ड। दैट इज वेरी डिप्रेसिंग। आप डिप्रेस्ड इसलिए हैं कि आप फर्स्ट क्यों नहीं है? नहीं, इसलिए कि यार लास्ट 2 प्रोड्यूसर ने पैसा दिया होता ना तो फर्स्ट होता था। तो एक लड़का जो बॉम्बे पहुंचा और उसके पास कुछ नहीं था, वापस जाने के पैसे नहीं थे, आज फख्र से मुझे कहना अच्छा लग रहा है कि आज दुनिया का 2nd नंबर का एंटरटेनर है और कह रहा है कि मुझे कुछ प्रोड्यूसर ने पैसे दिए तो नंबर 1 पे होता। इट्स एन अमेजिंग जर्नी। या बट I'll be honest, अनुपम, मुझे मालूम नहीं कैसा हुआ है, और मैं सच बोलूंगा, मैं मॉडेस्टी से नहीं बोलूंगा। मैं नहीं, मुझे modest पता है हूँ आपको शर्म आती है आपकी तारीफ करते हो, मैंने हमेशा नोट किया, अगर मैं आपकी तारीफ करता हूँ अभी भी आप शर्माने लगे हो। नहीं। नहीं, हाँ, देखो 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 तो सही। हेलो 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 बाबा। no, not true. ना मुझे मालूम है कि मैं कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो लोग अजीब समझते हैं, और मैं मॉडेस्टी से नहीं बोल रहा हूँ। आप जानते हैं मैं मॉडेस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल आई भी एम द बेस्ट, तो मैं मॉडेस्ट नहीं हो सकता। बट आई हैव नो आइडिया मैं क्या कमाता हूँ, क्यों कमाता हूँ, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। मैंने इसको बहुत सिंपल और बेसिक रखा है कि सुबह उठो और जाओ और अपना बेस्ट काम करो, और जिस दिन लगे बेस्ट नहीं हुआ है अगले दिन जाके और मेहनत करो। और ये बहुत बेसिक और सिंपल है। मतलब बाकी ऐसा बोलते हैं कि मतलब चीज़ें आती गई हैं मेरे साथ, मैंने ना आज तक काउंट किया है, ना मैंने देखा है। मैंने पहले भी बोला है मैं चेक साइन नहीं करता क्योंकि उस पर लव शाहरुख लिख देता हूँ मैं, तो बैंक जो है वापस, हाँ, जब भी मुझे साइन कर मैं लव शाहरुख, लॉट्स ऑफ लव शाहरुख लिख देता हूँ, तो बैंक वाले जो है गाली देते हैं कि अरे यार लॉट्स ऑफ लव क्या मतलब है।
आई हैव नो आइडिया मैं क्यों हूँ एज फार एज द मटेरियल पार्ट इज कंसर्न। और मुझे ये मालूम है कि मैं जो हूँ अपने काम की वजह से, वो इसलिए हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है एक्टिंग का, और शायद मेरी ज़िंदगी का एक्टिंग का आखिरी दिन है। तो मैं उस जज्बे से काम करता हूँ, और ऐसा होगा भी एक दिन। अभी मैं 48 हूँ, 88 में हो जाएगा, 98 में हो जाएगा, लेकिन किसी ना किसी दिन आखिरी दिन तो होगा। एंड बट आई विल स्टिल मेंटेन कि मेरा वो पहला दिन था। उस एक्साइटमेंट से करता हूँ और उस होप से और उस डिज़ायर से करता हूँ कि अगर ये आखिरी हुआ तो मुझको किसी चीज़ से वंचित फील ना हो कि यार मैंने वो नहीं किया। तो मैं सब करना चाहता हूँ, मेहनत से करना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा ये कोशिश करना चाहता हूँ कि जो मुझे मिला है मुकाम, कहीं एक दिन बैठकर अपने घर में मुझे ऐसा लगे कि मैं डिजर्व करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मुझसे बहुत बेहतर एक्टर्स हैं, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं, मुझसे लगता है मुझसे मेहनती लोग हैं। मुझे कुछ ज़्यादा मिल गया है अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से शायद। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा काम कर जाऊं कि मुझे एक दिन ऐसा बैठ के मैं बोलूँ, आए ये सब डिजर्व करता हूँ, हवा अंदो 250 ग्राम। So that's all I want to do. So I keep working hard that I can justify what God has given me. मील पत्थर, जैसे कि अंग्रेजी में माइलस्टोन चेंज करते रहते हैं अननोइंगली, बिकॉज आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, एक सफेद कपड़े में एक्टर होता था और वो एक काले कपड़ों में, एक आदमी दूसरे से बोलता था कि तूने क्या कमाया। तो आप अपने आप से कॉम्पीट करते हैं। आर यू वेरी एम्बिशियस और आर यू वेरी ग्रीडी? Neither. I'm very hardworking. बट हार्ड वर्किंग लॉट ऑफ पीपल आर। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं हिंदुस्तान में। मुंबई में रोज कम से कम 500-600 लोग आते हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और लिटरली मेहनत करते हैं, बट 0.1% उनमें से कामयाब होते हैं। वही मैं बताना चाहता हूँ कि जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। सो वंस दे बिकम, दैट्स व्हेन यू नीड टू वर्क हार्डर। पहला, जब आदमी कुछ नहीं होता था तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लाजमी है। उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि यार अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मुझसे मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूं कि मैं उसको इंप्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं है। और मैं हर एक से कहता हूं कि आपके जैसा डिलाइटफुल को एक्टर भी कोई नहीं है। हाँ, मैं हंसाता भी बहुत हूं। नहीं, आप हंसाते भी बहुत हैं, और आप बहुत सारी, आप यू आर अ बंडल ऑफ एनर्जी। आप ऐसे करते हैं, चलो ऐसे ट्राई करते हैं, ऐसे करते हैं। आई मिस डूइंग दैट विद यू। आई हैव नॉट डन अ फिल्म विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी आर डूइंग नाउ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर वी आर डूइंग, वेयर आई एम डूइंग अ गेस्ट अपीयरेंस। बट देखो, ऐसा मैं आपके शो पे गेस्ट आया, मेरी फिल्म में आप गेस्ट आ जाओ, एक ही हो गया ना, फिटूस हो गया। यू नो, इनसे बातों में जीतना तो बहुत मुश्किल है, और वैसे भी जीतना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप किस चीज से आपको डर लगता है? मुझे डर लगता है कि कोई मेरे हाथ काट देगा। मेरे को द ओनली फियर आई हैव इज, बड़ा आयरॉनिक है, मैं हर फिल्म के अंदर यूं यूं करता रहता हूँ, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है कि कोई मेरे हाथ नीचे से काट देगा। मतलब ये रियल डर है या? हाँ, ये रियल डर है मुझे। तो मैं अमूमन जो है ऐसे ही बैठता हूँ। हाँ। मैं जब सोता भी हो तो ऐसे सोता हूँ, और फिल्मों में ऐसा करता रहता हूँ। बट मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है ऐसा करना। मुझे ऐसा फीलिंग है कि कोई नहीं, शायद शोले की वजह से, हालांकि उसमें ऊपर से काटे थे, मगर मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे हाथ काट देगा। दिस द ओनली फियर आई हैव इन लाइफ। मुझे और कोई किसी चीज़ से डर नहीं है, ना ऊंचाई से, ना गहराई से, ना अंधेरे से, ना मेहनत से, किसी चीज़ से डर नहीं है। मुझे बस ये डर है कि मैं ऐसा हाथ करूँगा कोई काट देगा। कुछ अजीब सा फियर है मुझे ये, और इसलिए शायद मैं हर फिल्म में ज़्यादा करता रहता हूँ कि जब कटने से पहले जितना हो सके कर दो। आप रेगुलरली प्रे करते हो? मैं हर वक्त दुआ करता हूँ। मैं 24 घंटे दुआ करता हूँ। मैं मतलब स्पेसिफिकली भी करता हूँ, जाके नमाज भी पढ़ता हूँ, घर में जब पूजा होती है उसमें भी भाग लेता हूँ, कहीं पे भी होती। बट मैं 24 घंटे दुआ करता रहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। मैं अपने लिए आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। 5 साल मुंबई में आने के बाद तब तक बहुत मांगा,
बड़ा घर मांगा, गाड़ी मांगी, बंगला मांगा, पैसे मांगे, जो जो हो सकता था बटोर कह लिया। रहे क्या मांग रहे अभी हाँ, तो मैंने 5 साल के बाद मुझे लगा यार अब मैं थोड़ा ग्रीडी हो रहा हूँ, हाँ तो मैं थोड़ा सोशल वर्कर हो गया इन प्रेयर, हाँ कि दूसरों के लिए मांगता रहता हूँ मैं। तो नाउ आई प्रे फॉर, द ओनली थिंग आई प्रे फॉर इज द हेल्थ ऑफ माई चिल्ड्रन। और मुझे कोई मिल जाए, जैसे मैं आपके शो पे आया हूँ, नॉट दैट आपको ज़रूरत है इसकी, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत है, शो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं दुआ करूंगा जाते वक्त कि यार अनुपम का शो अच्छा हो जाए। तो दिल से मैं 24 घंटे दुआ करता रहता हूँ। थैंक यू। मैं कभी कभी तस्बीह से भी करता रहता हूँ, बट यार जब आप अपने बारे में लोगों से कुछ अजीबोगरीब बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, आपको तकलीफ होती है? तकलीफ नहीं होती है, गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा आता है। हाँ, और 2 थॉट्स आती हैं, इसको मार दूं, बहुत मारूं, कान के नीचे दूं एक, या दिल्ली में बोलते हैं साड़े की, तो एकदम अभी क्या वो बोलता नहीं चांद पे क्या डोले दिखाऊंगा क्या? हाँ, साड़े को मूनलाइट में डोले लश्कारे मार रहे हैं, साड़े के मारो, घुसड़ मारो, राउंडर करके ना डाउन कर दूं इसको। बट फिर मुझको बताया गया है कि मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। 1-2 बार किया है मैंने, जी, और मुझे उसकी कोई शर्मिंदगी नहीं। करेक्ट। साल में 2 साल में 1-2 बार झगड़ा कर लेना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और मुझे बदतमीजी से बिल्कुल मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई बदतमीजी, मेरे बच्चे भी बदतमीजी करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो मुझसे कोई बदतमीजी करे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। सोशल नेटवर्क पे कंट्रोल करना पड़ता है। और लोगों को हक है कि वो आपको गाली देते रहें, आपको उकसाते रहते हैं। मेरा एक ही रहता है कि यार एक बार घर का नंबर बता दो, अपना एड्रेस बता दो या टेलीफोन बता दो, उसके बाद जितनी गाली देनी है दे दो। हाँ, सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा, ऑटोग्राफ भी दूंगा और एक थप्पड़ भी दूंगा। तो मेरा ऐसा है। बट या इट इज़ इरिटेटिंग, लोग हर बात का कुछ अलग मायने निकालते हैं, फिर बोलते भी हैं, सुनना भी पड़ता है। बट या आई कीप अ थिक स्किन, हटा के निकाल के चले जाता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी बुरा लगता है, गुस्सा आता है। आप इजीली हर्ट हो जाते हो? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ, इसलिए मुझे लगता है What मैं hurts you the most? डिसरिस्पेक्ट हर्ट्स मी अ लॉट, बिकॉज मैंने आज तक जिंदगी में किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। मैं मिलूंगा, मैं झुक पर के ऐसा तो मिलूंगा प्यार से। पॉसिबल नहीं है शाहरुख कि सब लोग तुम्हें पसंद करें। क्यों? Because बहुत बहुत जेन्युइनली आपने मुझसे पूछा क्यों, ठीक है। मगर अच्छा, उसकी तलाश में रहोगे तो फिर दुख बहुत है। नहीं, मैं परेशान नहीं होता हूँ, हाँ लेकिन ऐसा नहीं है दैट आई वांट एवरीवन टू लाइक मी। हाँ, मेरे काम को नापसंद करें, मेरे आव भाव को, बातचीत करने के तरीके को नापसंद करें, या जो भी, बट पर्सनल हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। दैट हर्ट्स, कि आप मुझे जानते भी नहीं हैं और आप मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद आपको हक नहीं है। तो आप कभी ऐसा बोले, मैं आपके बारे में ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं, मैंने जैसे बताया मैं शाय हूँ, तो मैं किसी से मिलकर नहीं कहता अरे यार तेरा यार कैसा है, तू ऐसा कैसा है, तू। बट आई गेस यार व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर तो वो अलाउड है। शाहरुख खान साहब आसानी से लोगों पर यकीन कर लेते हैं। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैं कंप्लीटली उन पर यकीन करता हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, कि यार जो करना है, जैसा करना है, खुशी से करो। बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर्क विद मी, मोस्ट नो, आई थिंक ऑल पीपल हु वर्क विद मी लव मी एंड दे विल ओनली डू थिंग्स कि मुझको उससे कुछ अच्छा बेनिफिट हो या मेरी अच्छाई हो। तो मैं सब पे ट्रस्ट करता हूँ। इस शो के दौरान, इस बातचीत के दौरान 2-3 बार आपकी आंखें नम हुई, और या मुझे ऐसा लगा, आपको व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड? 100% IPL में तो 1-2 बार रोआ होगा मैं, वो तो हुआ ही होगा पक्का, लेकिन वो 2-2.5 साल पहले होगा। पिछले 3 साल से रोने का मौका नहीं मिला है। बट आई क्राई लॉट। कभी कभी अपने माँ बाप याद आ जाते हैं, कभी कभी बहुत खुशी का जब मौका होता है तो रो पड़ता हूँ। लेकिन बाथरूम में अकेला रोता हूँ। अमूमन कोशिश करता हूँ कि बच्चे ना देखें, अकेला जाके। आपको लगता है कि अगर आप बच्चों के सामने रोएंगे तो वो आपको कमजोर महसूस करेंगे? नहीं, उनके सामने भी रो चुका हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं, मैं काफ़ी बदअखलाक हूँ इस मामले में। उनके सामने भी रो चुका हूँ, बट अच्छा नहीं लगता है। फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, और परेशान के अलावा उनका जो आई डोंट नो जो लुक होता है उनका ना, ऐसा नहीं होता कि वो दुखी हो गए, अरे ये क्या है, पागल होता है। तो वो मुझे बड़ा ऑड लगता है कि मैं ऐसा रो रहा हूँ
मुझे कभी कभी डर लगता है, आजकल ना इंटरनेट का जमाना है, इंस्टाग्राम पे ना डाल दें फोटो लेकर। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है हम दोनों के सामने। और फिर मेरे बच्चे जो है उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ। कुछ 8-10 दिन के बाद वो मजाक उड़ाते हैं, पापा यू आर क्राइंग लाइक दिस एंड ऑल। तो मैं उनके सामने थोड़ा अवॉइड करता हूँ मैं रोना। बट आई एम सेंसिटिव और बहुत अजीब अजीब चीज़ों पे रो पड़ता हूँ। कभी कभी सड़क पे रो पड़ता हूँ किसी को देखकर। आपको लगता है कि आपका दिल भरा हुआ है? मेरे बहुत भरा रहता है हमेशा। Yeah, it's a heart full of feelings. Yeah, and अभी मैं यहाँ पे अगर उसके बारे में बात करूँगा मैं रो पड़ूंगा। और रोने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन ये शो आएगा फिर बच्चे देखेंगे इसको। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझको। आपको क्या चीज सबसे ज्यादा खुशी देती है? सच मायने में, मतलब बच्चे हैं, बीवी है, घर है, हर चीज़ खुशी देती है। बट सच मायने में कैमरा जब एक्शन बोलते हैं और उसके बाद कोई ऐसा बोल देता है कि यार कुछ ठीक ठाक हो गया, सबसे ज़्यादा खुशी तब होती। मुझे कैमरा के सामने सबसे ज़्यादा खुशी है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा अनुपम जी के बारे में, क्योंकि ये शो कर रहे हैं और बहुत अच्छा शो होगा इंशाल्लाह। बट मैं जब शुरू में आया था मुंबई में और काम किया था, तो नॉट जस्ट द एक्टिंग पार्ट, बिकॉज एवरीवन नोज ही इज परहैप्स, and not only perhaps, I think, according to me, one of the finest actors the world has ever produced. और मैं सिर्फ नहीं बोल रहा, मैं genuinely. But apart from all that, जब पहली बार मैंने काम किया तो बहुत सारे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है मैंने, इन्होंने भी किया होगा, लेकिन जो प्यार इन्होंने दिखाया एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। तो आज जब ऐसा आदमी मुकाम पर पहुंच जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। सो व्हेन यू थिंक ऑफ थिंग्स विच मेक यू फील कि आप इन चीज़ों की वजह से बने हैं, तो उसमें आपका नाम जो है बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू आर वेरी काइंड टू मी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ। इन्होंने मुझे इक्वल की तरह ट्रीट किया। हालांकि ये मुझे एक्टिंग में छट्टी का दूध याद दिला सकते हैं, लेकिन इतना प्यार से, इतनी खुशी से ऐसा लगता था कि मैं कोई अपने थिएटर के एक्टर के जो मुझसे भी छोटी उम्र में है, मुझसे सीख रहे हैं। But you made me feel beautiful during चाहत, during दिलवाले, एकदम दोस्त की तरह। So thank you very much. Thank you for being. And I always say this: acting is not about the talent or the technique; it's about giving. और बहुत कम एक्टर ऐसे हैं दुनिया में जो अनुपम खेर जितने गिविंग एक्टर्स हैं। So thank you very much. Thank you. You know, शाहरुख, आप मुझे बहुत साल पहले, not बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले, we were traveling together, फ्लाइट में थे, आप एक किताब लिख रहे थे। अभी भी लिख रहा हूँ, सेम किताब। हाँ, लिखता ही जा रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। अपने ऊपर किताब हाँ, लिख रहे मतलब थे वो आप। ऐसा कुछ। मुझे उसका टाइटल बड़ा अच्छा लगा था, 20 years of a decade। 20 years of a decade। हाँ, मुझे भट्ट साहब ने एक्चुअली कहा था, हाँ, जो आपके और मेरे दोनों के मेंटोर हैं एक तरह से जी। मैं उनके साथ काम कर रहा था और मैं बड़ा दुखी था, पता नहीं किस वजह से। हर थोड़े दिन में मैं दुखी हो जाता हूँ। तो मैं शूटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा यार तुम यार किताब लिख लो, तुम यार राइट अ बुक, शाहरुख, राइट अ बुक, राइट अ बुक। तो मैं कहा नहीं ऐसा नहीं, तुम लिखो यार, बिकॉज इट विल हेल्प यू, इट विल बी लाइक अ थेरेपी। तो मैं लिखने लगा, पहला चैप्टर उनको दिखाया, फिर उन्होंने कहा तुम लिखते रहो और हर चीज़ जो हो जिंदगी में लिखते रहो। तो मैंने लिखनी शुरू की। मैंने ऐसा सोचा था कि जब 10 साल हो जाएंगे मेरे, और हुए 10 साल, मुझे ऐसा लगा मैंने इतना काम किया है कि मैंने 10 साल में 20 साल की जिंदगी जी ली है। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड 20 years of a decade। अब 25 साल हो गए हैं तो थोड़ी आउटडेटेड हो गई ये किताब। तो मैं अभी भी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ख़त्म करता हूँ और फिर जिंदगी में कुछ ना कुछ एक नया पहलू आता है, कभी खुशी वाला, कभी दुख वाला, लेकिन नया पहलू। तो हो सकता है आप ही डायरेक्ट करो, उसको लॉन्च करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट करूँ ना करूँ, उसको मेरे स्कूल जरूर भेज देना। 100% मैं भेजूंगा। मैं अपनी बेटी को जरूर भेजूंगा। उसकी बहुत तमन्ना है कि वो एक्टर बने, और क्योंकि मुझे लड़कियों से इतना लगाव है, प्यार है मेरी हीरोइंस के साथ। मैंने जैसे बताया कि मेरी जो पूरी की पूरी जो मैं बड़ा हुआ हूँ औरतों के साथ हुआ, लड़कियों के साथ हुआ, सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। और मुझे उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी की नहीं है जितनी मेरी हीरोइंस की है। मुझे लगता है बहुत मेहनत से काम करती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत सीखने को मिला है, फ्रॉम श्रीदेवी जी टू अनुष्का एंड ऑल द गर्ल्स दैट आई वर्क विद, एंड आई लव देम ऑल। और मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी बेटी उनमें से एक जैसी हीरोइन बने। और क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया मेरी हीरोइन से। मैं जो कुछ भी हूँ आई थिंक 70% उनकी वजह से हूँ। एंड आई रियली बिकॉज मैंने इतनी रोमांटिक फिल्म्स की हैं, उन्होंने बहुत सिखाया है। सो आई रियली वांट माय डॉटर टू बी एन एक्टर। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मेरी और तो कोई सुनता नहीं, बेटी छोटी है, शायद इज्जत के मामले में ही पढ़ ले वो किताब जो मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे जब भी दिल में कुछ एक्टिंग के बारे में आता है
तो मैं आप उसे पेन किताब करता हूँ। एक्टिंग पे लिखना चाहते हो अपनी बेटी के लिए? सिर्फ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें लिख रहा हूँ, छोटे छोटे 4 लाइन के 5 लाइन के, कि उसको ऐसा लगे पढ़ ले, और अगर वो एक्टर बन जाए उससे पढ़ के तो अच्छा है। मुझे लगता नहीं, वो आई थिंक वो खुद ही अपनी एक्टिंग करेगी, बट कुछ ना कुछ रह जाए अपने बाप की तरफ से, कि हमारा बाप भी एक्टर था कुछ 20-22 साल तक, तो शायद ही माइट अप्रिशिएट इट, बट आई फील लाइक राइटिंग इट फॉर हर, बिकॉज आई थिंक आई नीड टू टेल समवन कि मैं कैसे एक्टिंग करता हूँ। मैं जब एक्टर्स को बताने की कोशिश करता हूँ तो वो हंस देते हैं कड़वे साइड में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी थोड़ी इज्जत करे, वो पढ़ ले और शायद वो कुछ सीख ले उससे। आपने कुछ नाम सोचा है उस किताब के बारे में? नो, इट्स जस्ट कॉल्ड टू सुहाना ऑन एक्टिंग फ्रॉम पापा। हाउ वंडरफुल। दैट्स इट। आई थिंक वो किताब जल्दी आपको छापनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ सालों बाद आपकी बेटी एक्ट्रेस बनना चाहेगी। इंशाल्लाह। ऐसा लोग बोलते हैं जब हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं कि लड़कियों को फिल्मों में काम करना ठीक है कि नहीं है, एक्स है, वाई है, लड़कियों के बारे में बहुत ऊपर नीचे बोला जाता है। लेकिन मैं शो पे कहना चाहूँगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री अगर कायम है तो हीरोइंस की वजह से कायम है, और मैं चाहूँगा विद प्राइड कि मेरी बेटी जो है अगर हीरोइन बनेगी, मुझे उससे ज़्यादा गर्व या फ़ख्र किसी और बात से नहीं होगा। भगवान आपको बहुत कामयाबी दे और देगा भी। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई और आपसे ज़्यादा कामयाब होगा, कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा? कभी ये ख्याल आता है? ऐसा होगा नहीं। मैं मॉडेस्ट हूँ जैसा बता चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ये मैं belief है। आपसे आप बात कर रहा मतलब था। I'll tell you honestly, हाँ, ऐसा बोल दूं, बोलो ना। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. मैं हमेशा कहता हूं शाहरुख की पर्सनालिटी वो है जो अपने आप से कंफर्टेबल महसूस कर सके। आई थिंक आप इतने कंफर्टेबल हो आप खुद होने में कि आपको कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। एक्चुअली क्या है कि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। मैं जब शुरू में आया था मुंबई में, तो ऐसा मैंने एक इंटरव्यू दिया था, आई थिंक स्टारडस्ट मैगजीन थी, हमारी दोस्त थी निशी, उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो उसमें मैंने लिखा आई एम द बेस्ट। हाँ, तो सब लोग बड़ा एरोगेंट है, बड़ा ही यार ये तो बड़ा ही बड़ बोल है, ऐसा बोलता। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो अगर मैं सुबह सुबह अपने आप को ऐसा ना समझूं तो मैं वो कर ही नहीं सकता। हालांकि मैं बेस्ट नहीं हूँ। मैं एक कहानी सबको बताता हूँ कि एक छोटा बच्चा था ऐसे दीवार के पास खड़ा हुआ, तो वो ऐसा लिखता है दीवार के ऊपर कि आई एम द बेस्ट। तो ऐसा लिख के वो सोचता है कि यार मेरी जो बहन है यार वो तो वर्ल्ड चैंपियन हो गई है बैडमिंटन में, फिर तो मेरा जो भाई है वो साला डॉक्टर बन गया है फर्स्ट क्लास फर्स्ट होके, लेट मी मेक इट स्ट्रॉन्गर। तो वो उसको मिटा के लिखता है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मैं उस बच्चे की तरह मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझको ऐसा बिलीव करना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट। इट्स नॉट विद एरोगेंस, इट्स विद बिलीफ कि अगर मैं ऐसा, हाँ, मैं अगर नहीं सोचूं ऐसा तो मैं क्यों 25 साल से सुबह 9 बजे उठकर काम पे निकल जाता हूँ। सो आई नीड टू convince myself I'm the best because I know I'm not good enough. I know I'm not better than the second guy. I know I have to you know try when harder. you will do that, जब आपका बेटा कहेगा I am the best in the world and you will say it's all right. हाँ, ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो मैं शो ऑफ हो जाऊंगा। भगवान करे कि ऐसा हो। इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि कहीं तो आप कहें कि I am not the best, my son is the best. हाँ, ऐसा मैं बोल सकूं तो यार। हालांकि मुझको ऐसा लगता है कि मुझको ये कोशिश करती रहनी है। मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, और मेरा ये बिलीफ है सुबह उठकर कि अभी मैंने एक फिल्म की थी चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें एक लाइन थी, रोक सको तो यहीं पे खड़ा हूँ उखाड़ लो। तो मैं यहीं खड़ा हूँ उखाड़ लो। You know, मेरा क्या डर है? मेमोरी लॉस का। ओहो, करेक्ट। एक बट रवि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या है कि सलमान, मुझे इसलिए ऐसा लगता है जो नाम लिया उससे मालूम पड़ता है तुम्हारी मेमोरी तो लॉस नहीं हुई दोस्त। पर मेरा ये डर है कि मेरी मेमोरी जिस दिन चली जाएगी। आपको तो ऐसा कभी डर नहीं ना? मेमोरी का कोई डर नहीं मुझको। अच्छा, एक्चुअली तो चाहता हूँ कि कुछ चली जाए। अच्छा। और मैं ही नहीं, 2-4 लोग और भी चाहते होंगे कि कुछ ऐसी मेमोरी से चली जाए। ऐसा कोई डर नहीं है मुझको बस। मेरे शो की एक फिलॉसफी है कि वैसे तो इसका नाम अनुपम खेर शो है, मगर कुछ भी हो सकता है। जो है इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट
भाग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट अंग है। और आज से अगर 30 साल पहले, 25 साल पहले हमने सोचा, आपने सोचा तो कि हम ऐसे एक बैठकर बात करेंगे, तो नहीं सोचा था, मगर ये हुआ तो कुछ भी हो सकता है। आपकी मेरी मुलाकात हुई, हमने दिलवाले दुल्हनिया देखी, और अब वो 1000वें हफ्ते पे जा रही है। 1000 वीक्स ऑफ अ फिल्म। ये तो पूरे वर्ल्ड के अगले 100 साल में भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। वो हो सकता तो कुछ भी हो सकता है। आप पिछले 25 साल से हिंदुस्तानी फिल्म जगत पर राज कर रहे हैं, अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। ये तो 100% है, अगर मैं राज कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। इन सब चीजों के बावजूद, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा लम्हा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? एक्चुअली ये सीरीज बंद नहीं होनी चाहिए। आई थिंक समबडी शुड इंटरव्यू अनुपम आल्सो, क्योंकि इनका भी जो बैकग्राउंड है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल और नॉर्मल है, और हम सब का वो है। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर हमारे घर में दाल के अंदर एक्स्ट्रा पानी डाला जाता था कि हम 4 घर वाले खाना खा सकें। एंड कहीं पर भी ऐसा इल्म नहीं था, कोई सोच नहीं थी कि मैं देश भर के अंदर इतना नाम कमा सकूंगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अलाउइंग मी टू डू दैट। लेकिन अगर मेरे जैसा इंसान लिमिटेड टैलेंट के साथ, लिमिटेड शक्ल और अकल के साथ इस मुकाम पर पहुंच सकता है कि अनुपम खेर के शो में मुझे आमंत्रित किया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ये सच में। ऐसा मत कहो यार, मेरा भी दिल भर आएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, बट जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैंने आज तक ऐसा सोचा नहीं है कि हम आप दोनों एक ही तरह के बैकग्राउंड से हैं। हमने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कभी कभी निकल पड़ती है, तुम्हारी निकल पड़ी। करेक्ट। लेकिन जेन्युइनली जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, कभी भी जिंदगी में ये ना सोचें कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो लकी था, वो ये था, वो ऐसा था, वो बड़े बाप का बेटा था, उसको चांस मिल गए। बिकॉज जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और इंशाल्लाह हर किसी के साथ अच्छा ही होता है। मेरी फिल्म का डायलॉग है, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और ज़िंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है। आज यहां आई हमारी स्टूडियो ऑडियंस में से एक इंसान को हम मौका देंगे शाहरुख खान से मिलने का और उनसे बातें करने का, और शाहरुख खान की ओर से उस खुश नसीब को मिलेगा एक गिफ्ट। ये मेरे पास एक फिश बोल है, चलिए उस नाम के लिए फिश करते हैं, मेरा मतलब विश करते हैं। शाहरुख खान, आप नाम निकालिए। उस शख्सियत की लाइफ में ये कुछ भी हो सकता है मोमेंट होने वाला है। मुझे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐनक पहननी पड़ेगी। नहीं, मैं पढ़ दूंगा, आप खोल के दिखा दो मुझे। ऐसे ही तो पढ़ सकता हूँ मैं। नाम है पल्लवी। कंग्रेचुलेशंस पल्लवी। थैंक यू सर। बैठिए, आप यहाँ आ जाइए। कम से पल्लवी, जी, क्या चल रहा है इस समय आपके मन में? मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठना। आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। शादीशुदा हैं? या बच्चे हैं? नहीं, क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति यहीं पे हैं। आए हुए हैं आपके साथ? या हाथ खड़ा करो बेटा। वो अंदर है। कहाँ चले गए? कोपचे में? कहाँ है? अंदर है। इधर काम करते हैं? या अच्छा। यार ये पता करो, सारी पर्चियों पे सिर्फ पल्लवी तो नहीं लिखा है ना? थोड़ा सा मुझे मैच फिक्सिंग वाला मामला लग रहा है यहाँ पे। हाँ, नहीं, बाकी नाम भी हैं। चलिए ठीक है। पल्लवी, या कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी हुई है, अभी मतलब लास्ट नवंबर में। अच्छा। या आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1979। हाँ? डेट क्या है? सॉरी, उनका है
अभी अभी शादी हुई, याद नहीं है यार। सॉरी 19 एक दो साल निकल जाए फिर याद रखेंगे। नहीं, मुझे बताओ ना उनका डेट ऑफ बर्थ क्या 19 अप्रैल। 19 अप्रैल। मैं गेस करता हूं आपके हस्बैंड का नाम क्या है, चलिए। ओके, आपके हस्बैंड का नाम अमोल है? या क्या बात है यार, वाह क्या बात। अरे वाह वाह, वाह। आपको शाहरुख से कोई सवाल पूछना है? क्योंकि ये मौका है, आप अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलेंगी कि मैं इस शो में आई थी और शाहरुख खान के साथ बैठी थी। ऐसा होगा ना? हैं? आपके मन में सवाल चल रहा है कि क्या पूछूं जिससे मैं इंटेलिजेंट लगूं। कोई इंटेलिजेंट सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जो मन में आ रहा है वो सवाल पूछो। मुझे आपकी वो मूवी कुछ कुछ होता है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं अभी भी जब भी टीवी पे आता है मैं ज़रूर देखती हूँ। थैंक यू। तो प्लीज़ आप उस मूवी का एक डायलॉग आप मुझसे बोलेंगे प्लीज़? इस पे बोलूं? या तो आपके लिए बोलता हूँ पल्लवी। थैंक यू। अमोल अंदर है यहाँ पे? अमोल है यहाँ? वो कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं, उसको कर दिया कंट्रोल में। वो हम अंदर उसके जिंदगी के आगे के 10 साल थे सेट हो गए। हो गया। चलिए, हाथ दीजिए पल्लवी। पल्लवी, हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और प्यार तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ कुछ होता है। अरे तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ होता है। अमोल, आप जहां पर भी हैं, जिधर भी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, दिस माइट बी द शॉर्टेस्ट लिव्ड मैरिज दैट एनीवन हैज हैड। और कुछ पूछना चाहती हैं? अच्छा, अमोल रोमांटिक है? या लास्ट टाइम उसने आपसे आई लव यू कब बोला था? आज सुबह। किस बात पे बोला था? नॉर्मली वो जब घर से निकलते हैं तो मुझे बोलते हैं क्या? लव यू। और आप क्या बोलती हैं? लव यू टू। अरे वाह, देखिए आपके यहाँ आते ही रोमांटिक कहानी शुरू हो गई। ये कैसे बोलता है वो? अच्छा, बैग ले आओ, रुमाल ले आओ, टिफिन ले आओ, लव यू, ऐसे बोलता है? कैसे बोलता है? किस स्टाइल से बोलता है? जब वो निकलते हैं तो मैं उन्हें सी ऑफ करने के लिए आती हूँ, और फिर कैसे सी ऑफ करती? अरे बता दो, कोई बात नहीं, अनुपम का शो है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं अमोल हूँ, यहाँ आ जा। अरे रे 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 रे। अच्छा पल्लवी, मैं जा रहा हूँ, वो कहाँ काम करते हैं? यहाँ काम करते हैं? वो यहाँ काम हमारे करते हैं। साथ। अच्छा पल्लवी, मैं जा रहा हूँ वहाँ काम करने जो यहाँ है। मुझे सी ऑफ करने के लिए तुम क्या करना चाहोगी? चलो। बताओ कैसे सी ऑफ करती हो? ऐसा तो नहीं होगा यार। पल्लवी, मेरे से तो कोई सवाल नहीं पूछना है आपको। अच्छा, इनका रिएक्शन भी था। ऑफ कोर्स नहीं पूछना है। आप कौन है यहाँ पर? आप ये शो कर रहे हैं? आप भी थे इस शो में? मैं भी था ना इस शो में? है मैं हूं। इनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि मुझे यहां तक आवाज सुनाई दे रही है। एक्चुअली। है ना? एक्चुअली ना। कुछ पूछना है मुझसे? नहीं। एक्चुअली मैं आप दोनों के सामने आके सब भूल मेरे गई। मेरे मेरे बारे में पूछ लो। अच्छा, पिछले। ओके, मैं पूछूं? हाँ, आप शाहरुख खान से पहली बार कब मिले थे? लो। मैं अनफॉर्चुनेटली शाहरुख खान से सबसे पहले मिला था अमजद खान साहब की डेथ पर। और मैं इनके पास वहाँ पे भी गया था, तो ये मुझे मिले थे और मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा था उससे पहले एक फिल्म में। मगर उसके बाद फिर आई वॉज वेरी हैप्पी जब हमने दिलवाले दुल्हनिया में काम किया। मैंने पहला वो जो सीन था मेरा जिसमें ये आते हैं और बोलते हैं कि मैं फेल हो गया और मैं कहता हूँ कि सारे लोग तो इंडिया में फेल होते हैं, तूने लंदन में फेल होकर दिखा दिया। उसमें एक किस्सा है बड़ा इंटरेस्टिंग। उसमें जितने भी वो मेरे फादर और उनके मेरे अंकल्स की जो फोटो में लगी थी, वो मेरे असली चाचा ताए थे।
ओह रियली? हाँ, मैंने यश जी से पूछा था मैं अपने सारे चाचा ताया का नाम ले सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ ले ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए लिया था कि वो सारे एक 7वीं में 8 बार फेल हुआ था, एक 10th में 3 बार फेल हुआ था, एक BA में 4 बार फेल हुआ था। तो मुझे लगा कि अब मैं पिक्चर जब रिलीज होने वाली हो गई तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको पता लग जाएगा मैंने इनके असली नाम लिए, तो मैंने सबको खत लिखा कि भाई सॉरी चाचा जी, मैंने आपके बारे में ऐसा बोला है। तो उन्होंने जब फिल्म देखी तो सबने मुझे फोन करके बोला तूने हमको फेमस कर दिया यार। कश्मीर में फेमस कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है शाहरुख, आपको भी अच्छा लगता है ना? मेरे फेवरेट है। मेरे फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है, पूरे देश के फेवरेट हैं। अब शाहरुख की तरफ से इनका पसंदीदा एक बहुत अच्छा गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं, लाइए। शाहरुख आपको अच्छा लेना आता होगा ना ये सेल्फी? आप लो, मैं पीछे ऐसा उल्टा करो। Thank you very much. Congratulations, Pallavi. God bless you. Thank you. God bless you, darling. And give my love to Amol and be happy always. Thank you. Thank you. हिंदुस्तानी सिनेमा की पहचान और कोहिनूर शाहरुख खान, आपको हमारा आदाब अर्ज है। आप कोई मुश्तरिक इंसान नहीं बल्कि एक पाक रूह हैं जिसे परवरदिगार ने हम पर बख्शा है। आपके अफसार की रूहानी ताकत ने एक अरसे से हम पर सहर बांधा हुआ है। आपकी जिंदगी की हिकायत एक तमसील है कामयाबी की। आपकी आजिजी आपकी कामयाबी का एक अहम हिस्सा है। उसे बरकरार रखें और इसी तरह हमारी जियाफत करते रहें, यही हमारी दरख्वास्त है। अनुपम खेर। Thank you very much. Thank you very much. दोस्तों, इसी के साथ द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि शाहरुख से मिलके जैसे मुझे एक नया जोश और जुनून मिला है, आपको भी मिला होगा। कभी अपनी क्षमता पर शक ना करना, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। शुभ रात्रि। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे शो में जिसका नाम है द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, अगर एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बेताज बादशाह धीरूभाई अंबानी बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक कॉलेज ड्रॉप आउट मीडिया मुगल सुभाष चंद्रा बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक नौसखिया गायक हिंदुस्तान की आवाज किशोर कुमार बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुद जिंदगी है। इसे जितना ना समझने की कोशिश करेंगे, ये उतनी ही रोमांचक होती जाएगी, क्योंकि याद रखिए लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जब मैं घर से निकला तो फोन को चार्ज करना भूल गया और आधे रास्ते मेरा फोन ऑफ हो गया। कुछ 5 मिनट के लिए तो मैं पैनिक कर गया, अरे कितने लोग फोन कर रहे होंगे, मुझे किसी से जरूरी बातें करनी थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट का रास्ता है, स्टूडियो पहुंच के फोन चार्ज कर लूंगा। वो 10 मिनट का रास्ता बड़ा अद्भुत सा अनुभव था। ये कड़कड़ाती धूप, ट्रैफिक, शोर, गुब्बारे और खिलौने बेचते लोग, भिखारी, वो पेड़ के नीचे बैठा हज्जाम। मैं हैरान था कि एक फोन की वजह से ये अनुभव मेरी जिंदगी से मानो गायब ही हो गए थे। मुझे एकदम से याद आया कि मैंने पहली बार फोन अपनी जिंदगी में 15 साल की उम्र में इस्तेमाल किया था, वो भी किसी लड़की के चक्कर में। लेकिन उस लड़की से बात करने से ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी टेलीफोन पर बात करने की। पहले फोन कॉल का अनुभव बहुत अद्भुत था। आज परिवार एक घर में रहते हुए भी व्हाट्सएप पर बातें करता है, तो बातचीत का अनुभव कहां गया? फेसबुक पर बिना मिले 200 फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो दोस्ती निभाने का अनुभव कहां गया? इंटरनेट पर किसी भी सवाल का जवाब मिल जाता है, तो कड़े परिश्रम का अनुभव कहां गया?
महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं, इनका अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए साहस और सीख का प्रतीक बना है। उनके बारे में मैं कहता हूं कि अगर जिंदगी कुरुक्षेत्र का मैदान है और मैं सवाल पूछता हुआ अर्जुन हूं, तो वो मेरे कृष्ण हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम महेश भट्ट। जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी आज से 32 साल पहले एक पतला दुबला आधा गंजा आपके दरवाजे पर उसने खटखटाया था और आपने दरवाजा खोला था, और उस लड़के को याद था कि आपको उस लड़के का नाम याद था, और वो नाम था अनुपम खेर। इन 30 सालों में आज मुझे सूट में देखकर, इस शो में देखकर, आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आ रहा है? जब आप मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे और मैं अपने क्यू का इंतजार कर रहा था कि कब मुझे एंटर होना है, जिस ईमानदारी से, जिस पाकीज़गी से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और जिस्म झूठ नहीं बोलता, कुछ तो है जिसने जोड़ के रखा है हमें। आज तुम्हारे अंदर वो शख्स आज भी जिंदा है। भट्ट साहब, मुझे याद है कि जब मैं आपसे मिला था और फिर आपने मुझे सारांश का स्क्रिप्ट सुनाया था, और मैं पहला शॉट देने जा रहा था, वो धोती पहनकर, कि फोन आता है कि मेरे बेटे की डेथ हो गई, और मैंने आपसे पूछा था 5 मिनट पहले कि भट्ट साहब, ऐसा कौन सा जज्बा मैं अपने अंदर रखूं जो पूरी फिल्म पर हावी रहेगा, और आपका जवाब था कंपैशन। क्या वो आपने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि करुणा ही गंगोत्री है, जहां से ये पूरा खेल शुरू हुआ जीवन का। और मुझे याद है कि तुम्हारे रोम रोम में वो करुणा का समंदर था, और नहीं तो संभव नहीं है कि 28 साल की उम्र में वो नौजवान लड़का इतना मुश्किल रोल जो है निभा पाता। आपने मुझे एक बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी थी उस समय। वो पैशन, वो कंपैशन, वो करुणा मेरे जहन में आज तक है। मगर आपकी जिंदगी उस समय जो थी, बहुत उथल पुथल में मची हुई थी। अगर मैं साफ शब्दों में, क्योंकि आप साफ गोई पसंद करते हैं, साफ शब्दों में कहूँ, आप बहुत पीते थे, आप बहुत गुस्से रहते थे, आप दुनिया से गुस्से थे, आप बहुत बार मैंने शराब के नशे में धुत लेके आपको मैं घर पर लाया। आदमी जब अपने आप से खफा होता है तो दुनिया से भी खफा होता है। मैं अपने आप से खफा था। कहीं पहुंचने की एक प्यास थी, और लगा था कि मैं वो मुकाम हासिल कर ही नहीं पा रहा हूं जहां मैं अपने आप को देखता हूं। तो एक इम्पेशेंट फेज था। मगर वो जो आप अंदर से होते हैं वो तो पर्दे पे नजर आ जाता। फिल्म मेकर अपने आप को छुपा नहीं पाता। तो जैसा वो हमारे गुरु बोलते थे राज खोसला साहब, कि फिल्म मेकर जो होता है अपनी फिक्शनल स्टोरीज में नंगा हो जाता है। बिल्कुल जैसा वो होता है वो नजर आता है। बिल्कुल आपने शुरुआत अपनी, आपने राज खोसला साहब का नाम लिया, आपने शुरुआत की थी, उनके प्रोडक्शन मैनेजर थे आप। मतलब डायरेक्शन में आपका कोई मुझे याद है महबूब स्टूडियो की वो दोपहर जब मैं गया तो मुझे चौकीदार ने रोका, भैया कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा साहब ने बुलाया। हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जाते बिना बुलाए। चला कि उन्होंने बुलाया नहीं था। तो हम अंदर चले गए, और उनके जब एयर कंडीशन रूम में मैं दाखिल हुआ तो मुझे याद है कि राज साहब बैठे थे, उसके पीछे गुरुदत्त साहब की तस्वीर थी, और उन्होंने पहला सवाल पूछा कि तुमको सिनेमा के बारे में कुछ जानकारी है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट सिनेमा? हाउ ओल्ड वर यू सर? आई मस्ट बी 20 इयर्स 20 साल के थे। 20 साल। तो उन्होंने कहा कि तुम यू नो एनीथिंग अबाउट सिनेमा? आई सेड नो सर। उन्होंने एक पॉज के बाद में एक मुस्कुराहट उनके फेस पे आई। उन्होंने कहा गुड, 0 is a brilliant figure to begin from. अरे फैंटास्टिक।
अच्छा, जिंदगी के उस मुकाम में जब आपने शुरू में अपनी फिल्में की थी, मुझे याद है मैंने आपकी पहली फिल्म देखी थी लहू के दो रंग, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। टेक्निकली बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। आप फिर आपका शिफ्ट हुआ अर्थ से, बेसिकली आपने अर्थ में अपने आप को ढूंढा, अगर मैं कहूँ तो, और वो अर्थ थी वो आपकी अपनी जीवनी पर आधारित जी। थी। 20s वर द ट्रबुलेंट 20s। जब तो फर्स्ट 3-4 फिल्म्स डिड नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस। मैं एक टैलेंटेड एमेटर था। मैं फिल्में वो बनाता था जो बाजार कहता था कि ऐसी फिल्में बनाओ। मगर फिर शादी के बाद में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ। वो लड़का जो प्यार के कस्में खाता था, जिसने वादे दिए थे, वो उस वादों को तोड़कर एक स्टार के साथ इन्वॉल्व हो गया। तो जिंदगी ने कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ हमारे कानों में आके गुनगुनाई कि हम जो थे वो 20 साल की उम्र में वो रहे नहीं है, 27-28 साल की उम्र में। देन दी एक्ट्रेस दैट आई वाज इन्वॉल्व विद, वो बहुत बड़ी ग्लैमर स्टार थी, मगर शी हैड अ मेंटल ब्रेकडाउन। और जब वो उसको मैंने टूटते हुए देखा तो कुछ अंदर बदल गया, और वो अनुभव से हासिल हुआ है, वो एक्सपीरियंस से वो सिनेमा कॉल्ड अर्थ। और उसके साथ मैंने वो ईडियम डिस्कवर किया जिसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल सिनेमा। और मुझे एक बात समझ में आई, जब आप अपनी बात को सेंटर स्टेज में रखते हैं, उससे कुछ हासिल करते हैं, तो उसमें वो तड़प होती है, वो गूंज होती है, वो महक होती है जो फिक्शनल काम में नहीं होती है। अर्थ के दौरान आपकी मुलाकात आपके बहुत अच्छे दोस्त, आपके स्पिरिचुअल गुरु यूजी कृष्णमूर्ति से हुई यूजी थी। कृष्णमूर्ति की मुलाकात मेरी उस थोड़ी से अर्थ से पहले हुई थी, और एक क्रांति जैसे घट गई। एक चलते चलते मैंने एक लाइव वायर को टच कर दिया। उससे पहले मैं स्पिरिचुअल तलाश में निकला था, रजनीश के आश्रम गया था, 5 घंटे मेडिटेशन करता था। तो हाँ, यूजी कृष्णमूर्ति ने क्या चेंज किया आपकी लाइफ में? यूजी कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये जो तुम एक पहाड़ के ऊपर एक कमरे को बंद करके जो सुकून हासिल करना चाहते हो, वो उसका कोई मतलब नहीं है। वो शांति जो सड़क जिंदगी की जद्दोजहद में आपको हासिल ना हो, जो आपके जिंदगी के बीच में हासिल ना हो, उसका मतलब ही नहीं है। और यही रियलिटी है, ये आपका जीवन है। वो कौन सा ऐसा मुकाम था, कौन सा ऐसा क्षण था या पल था जब आपने पीना बंद किया था? वो एक क्षण था कि मेरी बेटी शाहीन पैदा हुई थी, और मैं उसके जन्मदिन के 2 रोज बाद तक पीता रहा। और फिर बच्ची जब घर पे आई तो मैंने उसको उठाया अपने हाथों में, तो मुझे लगा कि उसने अपना जैसे चेहरा मुझसे अलग कर दिया, बिल्कुल मोड़ लिया मुझसे। एक गहरे रिजेक्शन का एहसास हुआ, और फिर मैंने कहा कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। 26 साल पहले मैंने शराब छोड़ी थी, आज भी मैंने एक बूंद नहीं पी शराब की, और वो बच्ची। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर महेश भट्ट अल्कोहलिक ऑलमोस्ट होने के बावजूद एक दिन शराब छोड़ सकते हैं, और पिछले 26 साल से इन्होंने शराब नहीं पी है, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डैडी इस फिल्म से डैडी जिसमें आपने अल्कोहलिक का रोल किया था, और मैं तो इतना पीता भी नहीं हूँ। हाँ, वो कहीं पर वो सच से जो जिया था, उसकी जो एक ईमानदारी थी उस फिल्म में थी, इसलिए आज भी उस फिल्म का जिक्र होता है। तो जब भी आप अपना जिया सच पर्दे पे लाते हैं, उसकी पहुंच बहुत बहुत दूर तक जाती है। आप अकेला महसूस करते हैं भट्ट साहब? आपकी बात, बट इट्स सो स्ट्रेंज कि मैं आपसे आज बहुत दिनों बाद ऐसे बैठकर बातें कर रहा हूँ। मुझे कभी ऐसा मौका मिला नहीं। मैं आपके घर आता हूँ तो हम इधर उधर की बातें करते हैं। आज मुझे आपसे बातें करके आपके लिए कंपैशन की फीलिंग हो रही है, मगर आई सी अ लोनली मैन। अनुपम, तुमको याद है कि हम लोग सारांश की शूटिंग खत्म करके टैक्सी में आते थे, और तुम आगे जाते थे, तुम पहले छोड़ते थे मुझे। तो तुमने एक मरतबा मुझसे कहा था कि भट्ट साहब, जब आप टैक्सी से उतर के जाते हैं तो आपकी पीठ को देख के मुझे लगता है कि ये बहुत तनहा आदमी है। जी। उस वक्त शायद मैं तनहा था। आज मैं इस अकेलेपन से मुझे कोई शिकायत नहीं। जितना आप तनहा होंगे, उतना आप
क्रिएटिव होंगे। एक्चुअली आई वुड से कि जो आप करते हैं, योर राइटिंग और योर आर्ट इज द ओनली एस्केप रूट फ्रॉम लोनलीनेस। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भट्ट साहब सारांश के बाद हर फिल्म के लिए मुझसे पैसे लेते थे। पहले 500 लेते थे, फिर 1000 हो गए, और फिर आज मैं जब आया तो मैं मेकअप रूम में इनके असिस्टेंट आए, उन्होंने एक लिफाफा दिया और वो लिफाफा बड़ा खूबसूरत था। उसमें मैं समझ गया पैसे हैं, क्योंकि हम बिना पैसे का कुछ काम नहीं करते हैं। और मैंने पैसे को एनवेलप खोला तो 1000 की नोट थी, और मैं गिनता गया और गिनता गया, वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो आज ये इसका हाथ बड़ा कंजूस है, इसका हाथ आधा जाता है फिर निकल आता है। 3000 से ज्यादा देता नहीं है। आज 21,000 रुपए दिए इसने मेरे को। मेरा तो आपसे मैंने बच्चा बहुत सीखा है आपसे। मैं शायद बहुत मौक़ों पर मैंने आपको इसका एहसास नहीं कराया। बहुत सारे ऐसे मौके आए कि शायद आपको लगा कि मैं आपसे ड्रिफ्ट हो गया हूँ, मैं अलग चला गया हूँ। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पिताजी के बाद, और मैं पिताजी को बहुत उनका योगदान, अगर किसी का योगदान रहा है तो वो आपका रहा है। वैसे तो भट्ट साहब का जीवन एक खुली किताब है, लेकिन कुछ और पन्ने खुलने अभी बाकी हैं। दोस्तों, भट्ट साहब की कुछ कही अनकही अनसुनी कहानियों का पिटारा खोलने आ रही हैं नई पीढ़ी की सबसे उम्दा एक्ट्रेसेस में से एक। प्लीज वेलकम आलिया भट्ट। जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम। आलिया जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी। आपकी हिंदी में परेशानी होने वाली है। मैं बहुत नर्वस हूँ एक्चुअली। मगर ये, अरे नर्वस, दो इंसान, खूबसूरत इंसान, आपको चाहने वाले आपके साथ बैठे हैं, नर्वस होने? खूबसूरत हिंदी बोलने वाले हैं इंसान। इतना तो बोल लिया आपने। देखिए, मुझे बहुत सारी जब यंग लड़कियां बोलती हैं कि माँ आपको बचपन से जानती हूँ, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको पूरा हक है कि आप बोल सकती हैं मैं आपको बचपन से जानती हूँ। क्यों, आपको अच्छा क्यों नहीं लगता है? मुझे लगता है कि मुझे मेरी उम्र का एहसास करा रही हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता इसलिए। मगर आप तो मुझे बचपन से जानती हैं, जब से आप पैदा हुई हैं, फिर आप बड़ी हुई। आपको याद है जब आप 6 साल की थी, मैंने आपसे कहा था कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस याद है, क्योंकि मुझे याद है कि आप हर रोज घर आते थे और हर टाइम पैसा लेके आते थे पापा के लिए। तो जब मैं पापा को पैसे देता था, आपको क्या महसूस होता था? मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, ऐसा क्यों होता है। पर तब मुझे एक्चुअली एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ही गेव यू अ ब्रेक, तो जब भी वो मुझसे मिलेंगे तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। मैं सोचने लगी कि अगर मुझे ब्रेक देंगे तो मुझे भी पैसा देना पड़ेगा। लकीली ऐसा हुआ नहीं। आपने पैसे नहीं दिए इनको? हाँ, क्योंकि ब्रेक नहीं दिया ना मुझे। तो जब मैंने आपको बोला था कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, आपको लगता था कि मैं सच बोल रहा हूँ? आप बनना चाहती थी ना हमेशा? हाँ, आई थिंक हमने एक कॉन्वर्सेशन, वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तो आई थिंक क्योंकि आप भी एक्टर हो, आपने देख लिया एक्टर मुझ में। मैंने पहचान लिया। आपने पहचान लिया। आप स्कूल की ड्रेस में होती थी, आप प्रिटेंड करती थी कि आप स्कूल जा रही हैं। असली में आप हीरोइन बनना चाहती थी। हाँ। तो ऐसी कौन सी हीरोइन थी जिसको देख के आपको लगता था मैं ऐसी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ? बचपन से एक्चुअली बहुत सारी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मैं सबकी तरह बनना चाहती थी। मैं शाहरुख खान की तरह भी बनना चाहती थी। It was not this one particular person. अच्छा। बस मुझे ये पता है कि I want to be, मुझे सबसे ज्यादा प्यार चाहिए। अच्छा। I want to be the most loved actor. आपको दुनिया का प्यार चाहिए था? हाँ, मुझे वो सुपरस्टार एक्टर का प्यार चाहिए। हाँ, सुपरस्टार बनना चाहती थी कि कोई मुझे चाहे भी तो भूल ना पाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या बात है इनकी। वो बहुत क्लियर है। तो अब आपको लगता है कि आप सुपरस्टार? नहीं, अभी नहीं। आपने बहुत टाइम है। 4 सुपरहिट फिल्में आपने दी हैं। नहीं, अभी थिंक बहुत टाइम बाकी है। बहुत टाइम बाकी है। अभी बस पहला स्टेप लिया है मैंने। पहली सीढ़ी चढ़ी है। पहली सीढ़ी। कितनी सीढ़ियां हैं आपके उसमें? बस सीढ़ियां ही आप सीढ़ियां। बताओ कितना सीढ़ियां है? नहीं, इस ऐसे सफर में
मंजिल है ही नहीं, बस चलना ही है। और पापा ने एक दिन मुझे कहा था कि जब आपको लगे कि आप यू हैव अराइव्ड, कि आप पहुंच गए हो, आपने सब हासिल कर लिया है, तब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके घर में दो ऐसी हस्तियां रहती हैं जिनको एडवाइस देने की आई एम श्योर आदत होगी। हाँ। है ना? हाँ। तो क्या मजा है ना आपको मेरे इस सवाल का? है? हाँ। अच्छा लगा। आपके फ्लैशेस गए, पिताजी की एडवाइस, माताजी की एडवाइस, बड़ी बहन की एडवाइस। तो क्या एडवाइस देती सोनी? आपकी मम्मी आपको क्या एडवाइस देती रहती है? मम्मी तो आई थिंक अभी भी वो मुझे बच्ची समझती है। हाँ। मैं 21 इयर्स की हो गई हूँ, पर वो ये नहीं समझती कि मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, आई एम वर्किंग, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। उनका एडवाइस हमेशा ये होता है कि खाना टाइम पे खाओ, प्लीज सो जाओ, यहाँ मत जाओ, कैंसिल कर दो, ये शूट मत करो, ये। हाँ। मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है, मुझे करना पड़ेगा। और सो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अभी कि मैं हर टाइम इतना ज्यादा काम कर रही हूँ, टाइम सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, उठने बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है। आप इस बात को एंजॉय कर रही हैं कि आप स्टारडम की तरफ बढ़ रही हैं, वो जर्नी आपको अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे वो एड्रेनलिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग और पापा एक्चुअली एकदम ऑपोजिट है। जब वो मेरी आवाज सुनते हैं फोन पे, और जब मैं थकी हुई सुनाई दे रही हूँ फोन पे, वो बहुत खुश होता है। हाँ, यू आर साउंडिंग गुड। वो बहुत खुश हो जाते हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स। पर मम्मी आई थिंक अभी भी बच्ची है मेरे लिए। मैं उनके लिए बच्ची हूँ। पापा ने कभी आपको बहुत जोर से डांटा है? हाँ। अच्छा। हाँ। मुझे याद दिलाओ कब? किस बात पे? आई कांट से दैट हियर। No, of course you have to say मैं that. शो पे नहीं कह सकती हूँ। क्यों नहीं कह सकती हैं? ये तो कुछ भी हो सकता है इस शो पे तो। आई थिंक एक टाइम मैं झूठ बोल के मैं कहीं गई थी पार्टिंग, अच्छा। और मैं घर वापस आ गई। और तब आप फिल्मों में नहीं थी? नहीं, मतलब छोटी थी बहुत। 16-17 साल की थी आई थिंक। अच्छा, तो क्या बोला था? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सही बात कहते हैं। अरे अब ये समय तारीफ मत करो। नहीं, सही बात है। ये बहुत तारीफ कर चुके हैं आपकी कि इट्स वेरी इजी कि आप खो जाओ, यू नो, पार्टीज, ग्लैमर, लाइट्स। और आई थिंक वो उस टाइम का ट्रेनिंग था मेरे लिए। आई डोंट नो, आई थिंक इनका झगड़ा हाई पिच पे होता होगा। साउंड लेवल, साउंड ट्रैक जो है ऐसा होता है। फिर देन ही इंटरफियर्स, क्योंकि वो मुझे समझते हैं, सो ही विल टेक माय साइड कि सोनी क्यों कर रहे हो ऐसे, और व्हाई यू डूइंग दिस, लेट हर बी दिस दैट। और फिर प्रॉब्लम, आप फोकस बदल जाता है, फिर झगड़ा वहां से यहाँ आ जाता है। आपकी तरफ आ जाता है। आप अपने लाइफ के जो आपके सीक्रेट्स हैं या जो चीजें आप शेयर कर सकती हो, ज्यादा किसके साथ शेयर करती हैं? अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ? किसी के साथ नहीं। शाहीन के साथ? शाहीन के साथ। आपका रिश्ता पूजा के साथ कैसा है? एक्चुअली रिसेंटली इट्स बिकम मच बेटर। हम लोग एज अ फैमिली बहुत क्लोज हो गए। लोग हमेशा कहते थे कि यू नो यू हैव अ स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, ये सब, पर मुझे कभी ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी रियल और ऑनेस्ट है एक दूसरे के साथ। कोई फसाड, कोई फेकनेस नहीं है। तो जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, हम जेन्युइनली टाइम स्पेंड करते हैं। आपको मिस होता है कि आपको आपके हिंदुस्तान के महान डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं करेंगे? सब लोग मुझसे पूछते हैं कि कब महेश जी आपको डायरेक्ट करेंगे, कब डायरेक्ट करेंगे, कब डायरेक्ट। तो आपकी इतनी बिल्कुल नहीं चलती है अपने घर में कि आप अपने पापा को बोलो कि मेरे लिए फिल्म डायरेक्ट करो? ऑफ कोर्स मैंने कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आई एम एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। मैं क्या कहूँ? एक्सटिंक्ट वोल्केनो? हाँ। तो मैं क्या कहूँ, एक्सटिंक्ट वोल्केनो को कैसे जगाऊं? बट अगर आपको पापा की किसी फिल्म में काम करना होता, तो जो इन्होंने फिल्में बनाई हैं, कौन सी फिल्म में आप काम करना चाहती? वैसे तो उनकी मेरी फेवरेट पिक्चर है सारांश एंड जख्म, बट ऑब्वियसली मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। बट दिल है कि मानता नहीं एंड हमें रही प्यार के दो मेरे बहुत फेवरेट फिल्म्स हैं। तो दिल है कि मानता नहीं, तो मैं अभी भी आपके पापा का रोल कर सकता हूँ। हाँ। पापा प्लीज। अच्छा अनुभव, एक मर्तबा कर दो यार। क्या? मेरी बेटी भाग गई पिक। हाँ, या प्लीज। एक मिनट, तो तुम मेरे साथ आओ। एक इधर आओ। आप पूजा हो ओके। और मेरा पकड़ा हुआ। आई एम डायरेक्टिंग दिस शॉट। हाँ, अरे दिस इज द हिस्टोरिकल मोमेंट। हाँ, एक मिनट। हाँ, रेडी, एक्शन। बेटी, मैं दुनिया का पहला बाप हूं जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भागने की कह रहा है। हेलो हेलो, भाग जा पूजा बेटी, भाग जा।
मैं कहता हूँ भाग जा भाग जा भाग जा। डायलॉग अभी भागी भागी अभी डायलॉग है ना। मेरी अच्छा, बेटी, भाग गई। हाँ भागो। मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी भाग गई। मैं खुश हूँ, मैं दुनिया को सबसे खुश आदमी हूँ। मेरी बेटी भाग गई। अभी भी मुझे काफी लोग बोलते हैं पूजा बेटी भाग जा, पता नहीं उसमें क्या था, और हमने ऑन द स्पॉट वो किया था। हाँ मेरी बेटी भाग गई। मैं आपको एक किस्सा और सुनाना चाहता हूँ, बड़ा मजेदार किस्सा, मेरी माँ का है। आपको अपनी माँ पर याद फक्र होगा। जब भट्ट साहब ने सारांश मुझे दे दी और जब सारांश रिलीज हो गई हाँ और मेरी माँ भट्ट साहब को मिलने उनके घर पर गई, तो भट्ट साहब ने अपने अंदाज में कहा कि देखे मिसेस खेर, मैंने आपके बेटे को स्टार बना दिया। तो मेरी मम्मी का जवाब पता क्या था? कि मेरे बेटे में कोई बात होगी तो स्टार बना दिया, वरना कैसे बना सकते थे। नो बट जब आप दोनों साथ में होते हो, जब आप बात कर रहे होते हो, आई थिंक इट्स अ साइट टू नॉट बी मिस्ड। बहुत अच्छा लगता है बिकॉज रियल है। या हमने इस 30 साल में क्या पाया है कि हमने रिश्ते को चेंज नहीं होने दिया। ऐसा रिश्ता कभी आपका किसी के साथ हो जाए तो मजा आ जाएगा आपको। या क्या व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू वेरी हैप्पी अपार्ट फ्रॉम ये जो आपकी फिल्मों की जिंदगी को छोड़कर आम जिंदगी में आपको क्या चीज बहुत खुशी देती है? सोना। सोना। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रही हूँ सिंस क्वाइट सम टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा सा आई थिंक अभी लॉस्ट फील कर रही हूँ। आई थिंक भट्ट साहब मेरी इस बात से रजामंद होंगे कि सक्सेस के साथ आता है एक अकेलापन। क्योंकि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, कि आपको जो जो मिलता जा रहा है, पहला उसका पहली फोटो, पहला ऑटोग्राफ, पहली भीड़, पहला प्रीमियर, पहला ये, फिर आपको उसकी आदत हो जाती है, फिर आप उसको काम में ढूंढते हैं। तो ये तो जर्नी है, इसको आप एंजॉय करिए। नमक का पानी पियो तो प्यास ज्यादा लगती है। वैसे पैसा जितना कमाओ उतनी ज्यादा जरूरत महसूस होती है, फेम जितना पाओ उतना ज्यादा फेम की जरूरत महसूस होती है। तो इससे पेट भरता नहीं है, प्यास बढ़ती है। गाना किससे सीखा है? गाना? हाँ, आपने गाना गाया? सरप्राइज है। हाँ। और ये ही डिडंट थिंक कि मैं गा पाऊंगी। हाँ। You can sing. हाँ, I don't think so. हाँ, बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगा ये क्या लिप सिंक कर रही है, क्या कर रही है, क्या ये म्यूजिक वीडियो है। मालूम पड़ा इसने गाना गाया है। हाँ, वो आई डोंट थिंक किसी से सीखा। भट्ट साहब बहुत अच्छा गाते हैं। मम्मी भी बहुत अच्छा गाती है, मम्मी भी शाइनी भी बहुत अच्छा गाती है, गाती है। गाती हैं। नानी भी अच्छा गाती नाना है। भी एक्चुअली। अरे सारे मतलब सब अपना ऑर्केस्ट्रा बना सकते हैं। यू नो आपकी खासियत क्या है? आप टिपिकल एक्ट्रेस नहीं हो। हाँ। और ये भगवान ना करे कि कभी आप ऐसे बनो। टिपिकल एक्ट्रेस क्या होता है? टिपिकल एक्ट्रेस होती है कि जैसे मैंने आपसे कहा गाना गाओ तो आप कहती हो अभी तो मेरा गला आज ठीक नहीं है। तो मैंने भी आपने किया है। एकदम कहा कि कौन सा गाना गाऊं? अच्छा, हिंदुस्तान बॉम्बे में एक वर्ड है एंथू कटलेट। तो वो एंथू कटलेट की खासियत अभी भी आप में है। किसकी तरह है आप ज्यादा? हु आर यू मोर लाइक? अपने पापा की तरह, अपनी मम्मी की तरह? आई थिंक लिटिल बिट ऑफ बोथ, बट सो व्हाट आपने अपने पापा से क्या हासिल किया है? उनका विल पावर। अच्छा। उनका विल पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और जब उन्होंने आलू खाना बंद कर दिया। अच्छा, आपने आलू खाना बंद कर दिया? हाँ। क्या आप बात कर रहे हो? बिल्कुल बंद करती है। आपने आलू खाना कब बंद कर दिया भट्ट साहब? 7 साल हो गए। क्या बात, मैं गाली देने वाला था। 7 साल। आप ऐसे पूरी तरह से संत नहीं बन सकते हो। मुझे नहीं आप संत बन गए हो। ये क्या मतलब? आप ज्ञान की बातें करते हो, आलू नहीं खाते हो। आइसक्रीम शुगर फ्री। पीपल हु ट्रैवल हाई ट्रैवल लाइट। आई नो बच्चा, बट अच्छा ठीक है, मतलब और क्या? आलू तो, शराब तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज। आप पीती हैं कभी कभी? हाँ। अच्छा, वेरी गुड, आई लव यू। ऐसा कभी हुआ कि आपको पीने के बाद चढ़ गई और आपने? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बार चढ़ी है। ऐसा कोई सीन याद है आपको? डिस्क्लोज कर दूं अभी? हाँ, करो ना प्लीज। फैमिली शो है। फैमिली शो है, फैमिली वाले मेरे भी पीते हैं। अभी जितने भी हमारे दर्शक यहाँ बैठे हैं उन्होंने अपना गिलास उठाया होगा, कहा होगा आलिया चीयर्स।
आई थिंक however old you are, माँ बाप के सामने थोड़ी शर्म होगी. होगी, बिल्कुल. No matter how old I am, no matter how legal it is, शर्म तो होगी. तो I think मम्मी स्टिल बहुत ओपन है कि कहीं पर भी यू हैड क्या पिया आज रात, क्या नहीं पिया. हमेशा ये सब होता है. एक बात की हमेशा ख्वाहिश होती है एक बेटी की कि उसको अपने पिता जैसा हस्बैंड चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. मेरी ख्वाहिश नहीं है. सेंसिबल गर्ल. तो कैसा, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय डू यू लाइक? आई एम नॉट सेइंग हु डू यू लाइक, आई सेड नहीं. व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय डू यू लाइक? Somebody who can make me laugh. मेरा बेस्ट फ्रेंड सबसे who I can be my utmost self with. क्योंकि मैं बहुत what's the word? बंध जाती है. हाँ, मैं क्लोज किस्म की इंसान हूँ. I don't open up very easily. और जो मैं ओपन अप कर भी लेती हूँ तो मैं जल्दी बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि you know he shouldn't know, she shouldn't know who I really am. करेक्ट. थोड़ा I want to keep it आलिया myself. की जब जेन्युइन हंसी आप सुनो ना, हाँ. तो इतना सुकून देती. जब ये हंसती तो फुल हार्टेडली हंसती. वाह. और भट्ट साहब, मुझे हमेशा लगता है कि जो इंसान, अगर आपको किसी इंसान को पहचानना हो तो उसकी हंसी को नोट करिए. जो इंसान खुल के हंसता है वो दिल का बहुत अच्छा होता है. Oh, really? ये हमेशा मेरा मापदंड किसी को पहचानने का ही है. जो ऐसे जो ऐसे हंसते हैं उनसे मैं दूरी रहता हूँ. मैंने सुना कि किसी इवेंट में भट्ट साहब आपको बहुत अच्छा लगा था, जो कर्क डगलस के साथ भी हुआ था, माइकल डगलस ने. किसी ने आपको पहचाना था कि आप आलिया भट्ट के फादर हो. He doesn't like this. उन्होंने एकदम मुझे फोन किया था कि आलिया आई एम वेरी डिप्रेस्ड क्योंकि सब मुझे आलिया भट्ट के फादर बोल रहे. महेश भट्ट नहीं. महेश भट्ट नहीं बोल रहे. He said I can't believe this is happening. I'm depressed. और वो हंस रहे थे. अंदर से बहुत खुश थे ये इस बात वो से. हंस रहे थे. आई थिंक इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है किसी के कुछ बनने का, वो यही है कि उसके मेरे फादर बड़े अजीब से थे. मेरे फादर मेरे साथ कोई फैन फोटो खिंचाता था तो ही विल गेट इनटू दैट पिक्चर आल्सो. So cute. He will get into that picture, yes. जब मैं कॉलेज में था तो मैं फिल्मों का तो हमेशा से शौक था. हमारे यहाँ बहुत शूटिंग्स हुआ करती थी. तो एक दिन मैंने देखा कि सामने से विनोद खन्ना साहब आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उनसे हाथ मिला रहे थे. तो मैं भी भीड़ में अपना हाथ अंदर लेकर खड़ा था. मुझे नहीं पता, सडनली मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और हाथ मिला रहा है. तो भीड़ घुस के मैं आ गया तो देखा विनोद खन्ना साहब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे. मुझे वो मुस्कुराहट, वो भीड़, वो समा, वो मौसम आज तक याद है और मुझे लगता है कि वो मेरा कुछ भी हो सकता है मोमेंट है. आपका कुछ भी हो सकता है मोमेंट कौन सा था? मेरी लाइन से 4 फ्लॉप्स आई हैं. अर्थ का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, प्लाजा, न्यू दिल्ली. फर्स्ट हाफ का रिएक्शन आउटस्टैंडिंग है. सेकंड हाफ के लास्ट 2 सीन पे डिसाइड होगा कि ये पिक्चर हिट है या सुपर फ्लॉप है और महेश भट्ट बैक टू द पवेलियन या एक नई शुरुआत. और कैनॉट प्लेस में सेकंड हाफ शुरू होता है. मैं कैनॉट प्लेस के चक्कर काट रहा हूँ. धूप है, गर्मी है. डरता हुआ, कांपता हुआ मैं वापस आता हूँ सिनेमा हॉल में और बस लास्ट 2 सीन अब शुरू होने वाले हैं. और जो वो डिसाइसिव मोमेंट आता है जहां पर शबाना आजमी पूछती है अपने हस्बैंड से जो उसको छोड़ के गया था किसी दूसरी औरत के लिए कि एक बात बताओ इंदर, कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती और वापस आती क्या तो मुझे कबूल करते? और वो कहता नहीं. एंड शी सेड गुड बाय इंदर. और फिर एक पल के लिए सन्नाटा और फिर लोअर स्टॉल से तालियां बजनी शुरू होती है और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं. मैं कहता हूं कि मेरी पिक्चर हिट हो गई है. हिंदुस्तान के फ्रंट बेंचर्स ने इस पिक्चर को एक्सेप्ट किया एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि कुछ भी हो सकता. आलिया, आपकी जिंदगी का कुछ भी हो सकता है मोमेंट कौन सा था? आई थिंक कुछ कुछ होता है देखने के बाद मैंने कहा था कि मुझे इस टाइप की फिल्म में काम करना है. तो जब उस टाइप की फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे लॉन्च किया तब मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है. क्या बात है. यही एहसास मैं यहाँ उपस्थित हमारे दर्शकों को देना चाहता हूं. अब आप सिर्फ एक ऑडियंस नहीं, हमारी कहानी का हिस्सा हैं. इसलिए मैं आप में से एक व्यक्ति को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा जो न केवल भट्ट साहब और आलिया से बातें करेंगे
बल्कि इन दोनों की पसंदीदा चीजें भी उन्हें गिफ्ट में दी जाएंगी। तो देखते हैं आप में से कौन है वो खुशनसीब। आलिया, आप निकालिए। अब आप पढ़िए उस शख्सियत का नाम। जमीला। जमीला, हाउ आर यू माय डियर? हाय, सिट। बैठिए। जमीला, कैसा महसूस कर रही हैं? I think this is my कुछ भी हो सकता है moment. दिस इज योर कुछ भी हो सकता है Yeah, मोमेंट। I really think. आपको आलिया अच्छी लगती है? बहुत। भट्ट साहब भी अच्छे लगते हैं हाँ, और मैं भी अच्छा लगता हूँ। आप मेरे डैडी के फेवरेट हो। और आपका? यार ये मैं डैडी का फेवरेट बहुत होने लगा हूँ। आलिया, आपको बोलना पड़ेगा कि आप मेरे फेवरेट हो। आप मेरे फेवरेट हो। अरे टेक 2। आप मेरे फेवरेट हो। जेन्युइन टेक 3। आप मेरे फेवरेट हो। परफेक्ट। क्या पूछना चाहती हैं आप आलिया से? स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपका फर्स्ट ब्रेक था, तो आपको कैसा लगा? नहीं, पूरा रिपोर्टर टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। जर्नलिस्ट बनना है? हाँ। हाँ? वाओ। जर्नलिस्ट, आपका पहला इंटरव्यू। इनकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जर्नलिस्ट बन रहा है और पहला इंटरव्यू आलिया भट्ट और महेश भट्ट साहब के साथ। ओके, तो मुझे कैसा लगा? स्टूडेंट ऑफ द ईयर शूटिंग शुरू होने से पहले, आई थिंक 5 दिन पहले, मैं पागल हो रही थी। मैं ये बोल रही थी अपने आप को, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं फेल होने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू बी वन फिल्म वंडर, ये सारी चीजें आने लगी मेरे दिमाग में। और आई डोंट नो व्हाई उस टाइम पे क्राइसिस सिचुएशन में मुझे इनकी याद आ गई। तो मैंने कहा, पापा मैं कुछ हो रहा है, मैं कहाँ हो तुम? गाड़ी में हो, ऑफिस आ जाओ। ऑफिस पहुंच गई तो ऑफिस में ये बैठे थे, इमरान हाशमी मेरे कजिन एक्टर बैठे थे, कुछ और लोग बैठे थे, आई डोंट रिमेंबर एनीबॉडी एल्स। और उन्होंने कहा कि स्टैंड इन फ्रंट और जो भी महसूस हो रहा है अभी आपके दिल में, दिमाग में, टॉक, बात करो। तो मैं बात कर रही थी कि क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी और मुझे कुछ लहंगा पहनना था, तो मैं पेट के बारे में सोच रही थी, ये सब बोल रही थी, और जो मैं बात कर रही थी तो आंसू बाहर निकल रहे थे। तो आई थिंक इफ इट हैडंट बीन फॉर दैट, मैं एक नर्वस रेक होती, मैं पता नहीं क्या करती। बट जब वो हुआ, जब मैं सेट पे गई, तो हम लोग राधा तेरी चुनरी शूट कर रहे थे। अब राधा तेरी चुनरी इज व्हाट आई एम नोन एज टुडे। वो पूरा एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस की तरह था जो मैंने अभी नरेट किया। नर्वसनेस थी बट इट वाज माय लाइफ। भट्ट साहब से कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? आपने इतनी सारी फिल्म्स डायरेक्ट की है, कौन सी फिल्म आपके दिल के बहुत करीब है? बेटा, लम्हे होते हैं पिक्चरों में जो दिल के बहुत करीब होते हैं। पूरी फिल्म मुश्किल से किसी फिल्म मेकर को एक्सक्लूसिवली पसंद आती है। तो सारांश के बहुत सारे लम्हे हैं, जख्म के बहुत सारे लम्हे हैं, सड़क के हैं, हमें रही प्यार के हैं। ऐसा नहीं कि एक डिफाइनिंग सीन है जो मेरा सबसे फेवरेट सीन, ऐसा नहीं। मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं तो आपने दोनों से पूछ लिए। चलिए, कुछ भी हो सकता है मोमेंट का एक और पहलू जोड़ दें आपकी जिंदगी के साथ। मेरे डैड को वेडनेसडे बहुत अच्छा लगता है, सो इफ यू कैन टेल हिम समथिंग। आपके पापा का नाम क्या है? सलीम। सलीम साहब, आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है, अपने प्रोफेशन में ये कामयाब होगी और मैं बहुत खुश हूँ आपसे सलीम साहब बात करते वक्त। और इनकी आंखों में आंसू आते आते रुक रहे। क्यों ऐसा लग रहा है? Why are you feeling like that? I think I'm starstruck. No. You're starstruck? ऐसा कुछ नहीं है। Don't cry. अच्छा, cry. Maybe it's good. आपने भी बताया ना। अच्छा, पर रोना अच्छा होता है। रोना अच्छा होता है? अच्छा होता है, एक खुशी के आंसू। मैं तो रोने के चक्कर में भी एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, मुझे हर बात पे रोना आ जाता था। हाँ, मैं भी बहुत रोती हूँ। Should I also cry भी? तो मेरे मेकअप खराब हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी हर मंजिल पर आप लाइफ में कुछ ना कुछ हो जिसको आप कह सकें कुछ भी हो सकता है। Thank you so much, sir. Bye.
भट्ट साहब, जिस शख्सियत की मैं इज्जत करता हूं, हमारे शो से जुड़े हुए सारे लोग इज्जत करते हैं, उनके लिए हमने एक स्क्रोल तैयार किया है। अपने जज्बात उस स्क्रोल में लिखे हैं। मैं वो स्क्रोल आपको दूंगा इस उम्मीद के साथ कि ये स्क्रोल आपके घर में बहुत सारे अवार्ड्स होंगे, बहुत सारी जज्बात होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी अपने घर पर लगाएंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूं। भारतीय सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक महेश भट्ट, आपको आदर सम्मान। अपने जीवन में आपका सिनेमा के प्रति योगदान बहुमूल्य है। आपके निर्देशन में बनी फिल्में केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज की एक विचित्र छवि दर्शाती है। आपकी काल्पनिक कहानियों में एक आम इंसान अपने जीवन की वास्तविकता देखता है, फिर चाहे वो एक बूढ़े माँ बाप की कहानी सारांश हो या एक नारी के अपने अस्तित्व को खोजने की कहानी अर्थ। आपके खुले विचार और विचित्र भाव एक अनोखा मिश्रण है और यह विशिष्टता आपकी कला और शख्सियत में झलकती है। आप एक प्रेरणा है आजाद सोच की, विभिन्न कला की और उपलब्धियों की। 40 साल के इस सफर में आपका अंदाज जरूर बदला, लेकिन आपकी सोच नहीं बदली। इसी सोच से आप आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहें, हमारा निवेदन है। अनुपम खेर। दोस्तों, मुझे यकीन है कि इतने अनुभवी व्यक्ति से मिलकर आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिली होगी। मैं भट्ट साहब का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अगले 30 वर्षों के लिए एक नया अनुभव दे दिया। इन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा को एक नया पहलू दिया और अपने एक नए अवतार से हमें रूबरू किया। थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का शो समाप्त होता है। हमेशा खुश रहिए, अच्छी बातें करिए और याद रखिए कि दुख और परेशानियां आपके हमसफर होते हैं। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। शुभ रात्रि।